थोड़ा वेट कर लीजिए। हेलो मेहुल भाई, नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते, राधे राधे, गुड इवनिंग। मेरा वॉइस ठीक से आ रहा है? यस यस, आपका वॉइस अच्छे से आ रहा है। मेरा वॉइस, वीडियो और वॉइस। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जी अभी मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये मेहुल भाई है। मेहुल भाई, आप अपना थोड़ा अपना बायोडेटा दे दीजिए जी जी, अभी मेंबर को। ऑफ कोर्स। ओके। और आज का जी। जैसे कि बोला कि प्राणायाम और मेडिटेशन जो क्या है उसका आपको हम्म। डिटेल में सभी का इसको समझाना है, इससे क्या बेनिफिट भी हो सकता है और वो कैसे करना चाहिए। एग्जाम्पल आप एक तो प्राणायाम भी लास्ट में करके दिखा सकते हो, और एक थोड़ा आपसे यही रहेगा कि जो संस्कृत में आप श्लोक यानी वर्ड्स स्वर का यूज करते हो उसका आप हिंदी में भाषांतर करके आप समझा लोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो जी 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 मेहुल जी, आप अपना बायोडेटा दीजिए। जी। ओके, मेरा नाम जो है मेहुल कुमार देवचंद भाई जोशी है। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मेरा जो अभ्यास हुआ है, जो मेरा स्टडी हुआ है, वो हुआ है बीए इन संस्कृत, श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात से। मेरा बीए ग्रेजुएशन जो हुआ है वो संस्कृत में हुआ, प्रॉपर जो गुरुकुल से पढ़ते हैं वैसा वाला। फिर मैंने डिप्लोमा इन योगा एंड डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, ऐसा दो डिप्लोमा पर्टिकुलर योगा में किया है। मास्टर ऑफ आर्ट्स योग शास्त्र, वो भी योगा में किया। ये तीनों जो कोर्सेस है मैंने किए हैं डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, HVPM अमरावती, महाराष्ट्र से। ठीक है। और मैं योगा में जो है 3-4 सालों से ऐसा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरा जो इस तरीके से जो एजुकेशन है इस तरीके से। ठीक है। मेरा जो एज है 22 है। ओके। और आज का जो हमारा टॉपिक है जैसे, और थैंक यू सो मच मिस्टर फ्लेक्सिबल मैन, आपका मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी रहूंगा। ओके। और वेलकम टू एवरीवन दिस सेशन। दिस इज अ वेरी वंडरफुल। ओके, बहुत ही अच्छा सेशन होगा क्योंकि इसमें जो है हम प्राणायाम का पूरा जहां तक हो सकता है पूरा का पूरा संपूर्ण माहिती हम यहाँ से आपको देंगे, प्राणायाम। ठीक है। फिर जो है ध्यान का भी हमारे यहाँ पे इसमें सेशन चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार प्रार्थना कर लूं और फिर हमारा जो सेशन है। ओके। हाँ 1 मिनट जी। मेहुल जी, आपका थोड़ा कैमरा अप कर लो जिससे आपको आगे झुकना ना हो और कैमरा आपका सिर दिख सके। या हाँ हाँ, ओके ओके। यस, वही कॉन्फिडेंस आपको भी रहेगा और सभी देखने वालों को पता भी चलेगा। ओके, और कंफर्टेबल रहोगे। ठीक है, तो अभी आप शुरू कर सकते हो और मैं अपना वॉइस म्यूट कर देता हूँ। आप जो भी बताना चाहते हो वो सब कुछ आप पूरा बता सकते हो। ओके, तो और मेरा भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बताऊंगा, और मैं भी सभी का देख रहा हूँ जो टेक्स्ट, उसमें जो भी क्वेश्चन होगा मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो सबसे पहले गाइस हम प्रार्थना से हमारा जो योग अभ्यास है, योग का सेशन है, उस प्रारंभ करेंगे। आप जहां पर भी है हाथ को दोनों हाथ से जोड़ लीजिए, नमस्कार की स्थिति। हल्के से आंखें बंद, स्ट्रेट योर स्पाइन, सिट एनी कंफर्टेबल पोज। ओके। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति। ओके, नमस्ते दर्शक। आज हम सबसे पहले जानते हैं
ग्रंथ जो है उसमें से है पतंजलि सूत्र, गैरंड संहिता और हठयोग प्रदीपिका। ठीक है, जो महर्षि पतंजलि ने रचा है वो पतंजलि सूत्र है। स्वामी स्वात्माराम सूरी जी ने जिस ग्रंथ की रचना की वो है हठयोग प्रदीपिका। और तीसरा जो है गैरंड संहिता जिसका रचयिता है हमारे पहले देखते हैं कि किस ग्रंथ में प्राणायाम का उल्लेख किया हुआ है। प्रमुख रूप से तीन ग्रंथों में, बाकी और भी योग के जो ग्रंथ है वहां पर भी आपको मिल जाएंगे, पर प्रमुख रूप से 3 ग्रंथों में है। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने बताए हैं बाह्याभ्यंतर वृत्ति। ओके, उन्होंने भी 4 प्रकार से बताए हैं। जैसे उसका जो मैं सीधा उसका मीनिंग बताता हूँ। ठीक है, पूरक, कुंभक, रेचक और केवल अनायास प्राणायाम, ऐसे प्राणायाम का उन्होंने विवरण किया। ठीक है, हठयोग प्रदीपिका में भी है। जैसे हम यहाँ से देखते हैं कि जो अष्टांग योग में से यम, नियम, आसन और प्राणायाम, चौथा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ओके, वहां पर महर्षि पतंजलि ने बताया है। जो गैरंड ऋषि है उन्होंने सप्तांग योग बताया, सप्तांग योग। ठीक है, उसमें से सबसे पहला जो है षटकर्म, फिर जो है मुद्रा, ठीक है, प्रत्याहार, और 5वां नंबर का जो है वो प्राणायाम है। जो छठा है ध्यान और 7वां जो समाधि है। ऐसे सप्तांग योग उन्होंने बताई। चतुरंग बताया है गैरंड अपने जो हठयोग प्रदीपिका में आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नाद अनुसंधान, यहाँ पे दूसरे नंबर पर प्राणायाम को रखा है। ठीक है, इस अलग अलग ग्रंथों में इस तरीके से वर्णन है प्राणायाम का प्रमुख रूप से। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राणायाम का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम काफी लोग ये समझते हैं प्राण यानी एक ऊर्जा। ठीक है, एक ऊर्जा ऐसी है, ब्रीथ ऐसे समझते हैं कि ब्रीथ है, ऑक्सीजन है, हवा है, और ये जो है जीवनी शक्ति है, लाइफ फोर्स है, जिसके बिना हम नहीं जी सकते। और यही प्राण जो है पूरे ब्रह्मांड में विख्यात है। ठीक है, ये पूरा विश्व में जो है वो यही प्राण है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा शब्द है प्राण प्लस आयाम। ओके, प्राण का हमने मतलब समझ लिया। जो आयाम का शब्द का अर्थ होता है आ उपसर्ग पूर्वक, संस्कृत में यहाँ पे आ उपसर्ग लगाया है और आयाम शब्द से बना है। ठीक है, आयाम यानी हम काफी लोग क्या समझते पता है, आयाम मतलब कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना, नियमन करना, काबू करना, अपने ब्रीथ पर कंट्रोलिंग करना। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, पर पर्टिकुलर जो अर्थ होता है वो यह होता है कि प्राणायाम मतलब उस प्राण को, जैसे हम नॉर्मल जो ब्रीथ ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो सिंपल से होती क्या होती है, हमारे लंग्स पे जाती है, एब्डोमिनल पे जाती है और ऑटोमेटिकली नोज से बाहर आती है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होती है सिंपली। जब हम प्राणायाम का डीपली अभ्यास करते हैं, करते रहते हैं, रेगुलर प्रैक्टिसिंग करते हैं प्राणायाम का, तो वो प्राण का जो है प्राण है ना, हम अपने शरीर के सभी अंगों पे, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि हम वो सभी अंगों पे उसको ले जा सकते हैं। और इससे ही हम अपने इडा पिंगला के बीच का जो सुषुम्ना नाड़ी पर वहां ले जाने के बाद मूल बंद लगा के, मतलब जो है मूलाधार चक्र से लेके 6 चक्रों का छेदन करते हुए सुषुम्ना नाड़ी से 7वें चक्र तक ले आ सकते हैं प्राण का। मैं ये उदाहरण दिया आपको, मतलब प्राणायाम का जो आयाम मतलब कंट्रोलिंग इतना ही नहीं है, वो उसको फैलाना। ओके, एक्सप्लेन करना, ब्रीथ को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे कि इसलिए तो हम बहुत बताते हैं कि प्राणायाम करने से हमारा आयुष्य बढ़ता है। एज क्यों बढ़ती है हमारे, ताकि हम जो नॉर्मल ब्रीथ रह रहे हैं, ठीक है, हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि उम्र नहीं लिखी जाती, वहां पे सांस लिखी जाती है कि इतना सांस से वो जिएगा। एक्सप्लेन जब ब्रीथ होती है हमारी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो है हमारी एज बढ़ती है। ठीक है, अभी जब प्राणायाम का महत्व आएगा, प्राणायाम का स्पेशल जो बेनिफिट आएगा, तो तब उसमें हम ज्यादा चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है प्राणायाम का सबसे पहले हमने जो है उसका शाब्दिक अर्थ देखा। ठीक है, अब जो है प्राणायाम क्या है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया है, हमारे सबसे छोटी, मतलब जो ऐसे बॉडी में सबसे छोटी चीज क्या है, जो कौन सी इकाई है, वो सेल है, सेल यानी कोशिका। उससे भी छोटा हमारा ये जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है, हमारा ब्रीथ है, प्राण है। ठीक है, उसको हमें नियंत्रण करना है। ठीक है, और प्राणायाम के जो अलग अलग प्राणायाम बताए गए हैं, उसके हिसाब से प्राणायाम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका अनुपात कौन सा है, कौन सी जगह पे करना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, कौन सा आसन में बैठना चाहिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, हम हठयोग प्रदीपिका में भी देखते हैं कि कुटिल बनाना चाहिए, जो भी साधक है, जो भी साधना कर रहा है, प्राणायाम वगैरह का जो अभ्यास कर रहा है, उसमें उसको कुटिल बनाने चाहिए। कुटिल कैसे होनी चाहिए, कौन सा मृताहार खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, मतलब
साधक तत्व, बाधक तत्व, बहुत सारा डीपली नॉलेज है, ठीक है। पर हम यहाँ पे स्पेशल जो है प्राणायाम के बारे में देखते हैं। प्राणायाम है कई के ग्रंथों में वर्णन है, ऐसा है। प्राणायाम में अष्टकुंभक तो है, वो प्रसिद्ध है। हठ योग में जो अष्टकुंभक है, 8 प्रकार के कुंभक, वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है और भी 5 जो आयाम है उसका प्राणायाम है। जैसे हम बोलते हैं प्राण, यज्ञ में आपने शायद सुना होगा, जो पंडित लोग यज्ञ करवाते हैं वहां बोलते हैं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रकार के जो वो भी प्राण शक्ति है, ठीक है। वो इनका 5 का स्थान हमारे शरीर में ही है, अलग अलग से शरीर में है। और इस 5 जो प्राणायाम है, मतलब जो ये प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान है, इसका जो कुछ बिगड़ने से ही हमारे शरीर में जो बीमारी भी उत्पन्न होती है। अभी यहाँ पर स्थान देखते हैं कि प्राण जो है वो कहाँ पे है, अपने हृदय में प्राण का वास होता है, ठीक है। अपान जो है नाभि के नीचे, नाभि का जो नीचे का जो भाग होता है वहां पे अपान का है। उदान जो है कंठ, हेलो मेहुल भाई, हेलो। आप सभी को मेहुल भाई की वॉइस आ रही है या ओनली मेरे में? हेलो, सॉरी, यहाँ पे फोन जो ज्यादा हॉट होने से ऑटोमेटिकली डिवाइस हो गया था। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण जो है वो हृदय में है, अपान जो नाभि के नीचे भाग में। हमको बहुत सारा गैस होता है ना, हम ये पूरा अपने शरीर में ही है, अलग अलग स्थानों पे है। उदान जो है अपने कंठ और मस्तिष्क में रहता है। समान जो है प्राण उदान के बीच, ठीक है। और व्यान जो है संपूर्ण शरीर में। इस प्रकार से 5 प्राण है। और इसके भी अगर हम डीपली जाते हैं तो 5 जो है वो प्राण है, वो है नाग, कूर्म, कृकुल, देवव्रत और धनंजय। ऐसे 5 उप प्राण है। वैसे सज्जनों, प्राणायाम का तो अभ्यास है ना एवरीडे करना चाहिए। धीरे 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 ऑटोमेटिकली हमको अपने शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्राणायाम का जो परिभाषा कौन कौन सी है, किस किस ग्रंथों में प्राणायाम की परिभाषा बताइए। यहाँ पर देखते हैं कि पतंजलि योग सूत्र में जो है, पतंजलि सूत्र वैसे 4 पाद है पतंजलि सूत्र में, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और केवल पाद। उसमें से जो दूसरा पाद है साधन पाद, उसमें उसका जो सूत्र है 49 नंबर का सूत्र, वहां पे वो वर्णन करता है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, ठीक है। तस्मिन, यहाँ पे तस्मिन शब्द का क्या प्रयोग होता है, संस्कृत में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। तो सब हेलो, नमस्ते चिंतन जी। अरे गुरुजी मत कहो, मैं भी आपकी जैसा ही हूँ। थैंक यू ब्रदर्स। या अभी आपको फ्लेक्सिबिलिटी बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि आज का क्लास पूरा प्राणायाम और मेडिटेशन है, इसका नॉलेज पे रहेगा। सो मैं आपको अभी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में कभी लाइव सेशन रखूंगा, तभी आपको बताऊंगा। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, यस, थैंक यू सो मच। मेहुल भाई को कनेक्ट कर।
थोड़ा अभी दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं है, आप कंटिन्यू रहिए। या हाँ, ज्वाइन कर लिया। ओके, ठीक है मेहुल भाई, अभी अरे कैसा है? हाँ हाँ, अभी मतलब हम भगवान से प्रार्थना कर दे कि कनेक्ट डिस्कनेक्ट ना हो, तो मैं पूरा का पूरा यहाँ से सभी लोगों को नॉलेज दे पाऊँ। और मैं ओके, हम जो थे तस्मिन सत्य श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन मतलब होता है जब आसनों में, ठीक है, आसनों में जो योगी है वो साधक जो है वो दृढ़ता से बैठ सकता है। आसन का मतलब क्या होता है? बैठना, ठीक है। हम आसन सभी प्रकार से क्यों करते हैं? ताकि हम जो है पर्टिकुलर एक आसन में बैठ सके ज्यादा से ज्यादा समय तक। मैक्सिमम ऐसा बताया गया है कि 3.5 घंटे आप एक ही आसन में बिना हिले, स्थिर पूर्वक, सुख पूर्वक, मतलब कंफर्टेबल पोज और बी हैप्पीनेस के साथ आप बैठ सकते हो, तो वो आपका हो गया आसन जय। और आपने अगर आसन जय प्राप्त कर लिया तब आप कैपेबल हो, आपकी एबिलिटी है प्राणायाम के लिए। तो यहाँ पे इसलिए शब्द का प्रयोग किया इस सूत्र में, तस्मिन सत्य श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। मतलब जब आसन में योगी बैठ चुका है कंप्लीटली कंफर्टेबल से पोज में, तब वो श्वास एवं प्रश्वास के जो गति है उसका विच्छेद करे, यह है प्राणायाम, ठीक है। मतलब आप समझ गए ना, श्वास एवं प्रश्वास, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ओके, सो कंट्रोलिंग अवर ब्रीथ, सो दैट इज अ प्राणायाम, ठीक है। फिर जो है स्वामी जी स्वात्माराम सूर्य जी हठयोग प्रतिविगम बताते हैं द्वितीय उपदेश में, वो बताते हैं अथासने दृढ़े योगी वशी हितमिताशन गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायामात् समभ्यसेत। ये जो है हठयोग प्रतिपिका दूसरे उपदेश का प्रथम श्लोक है, ठीक है। जब योगी अथासने दृढ़े योगी, जब आसन में स्थित योगी हो जाता है और अपनी इंद्रियों का वश में कर लेता है, मिताहारी होता है, तब गुरु के उपदेश बताए गए मार्ग पर चल के वो प्राणायाम का अभ्यास करे। अभी बताते महर्षि घेरंड क्या बताते, देखते हैं। घेरंड जो है, घेरंड संहिता में 5वां नंबर का जो प्राणायाम है वो बताते हैं। 5वां नंबर, चैप्टर नंबर 5, घेरंड संहिता में फर्स्ट श्लोक नंबर 1, अथातः संप्रविक्षामि प्राणायाम से सद्विधिम यस्य साधन मात्रेण देवतुल्यो भवन्नरः। देवतुल्य भवन्नरः मतलब प्राणायाम का अभ्यास करने से इंसान देवतुल्य हो जाता है। प्राणायाम की मतलब योग की जो विद्या है ना, इतना सीक्रेट है, इतना गोपनीयता इसको रखी जाती थी पहले, ताकि देवताओं को भी दुर्लभ थी, ऐसी विद्या है ये। उसमें जो है प्राणायाम है। तो अथासह प्रविक्षामि, महर्षि घेरंड बताते हैं कि मैं अभी जो है प्राणायाम का विधि सर आपको, प्राणायाम से सद्विधिम, विधि के अनुसार आपको प्राणायाम का विवरण करता हूँ, जिसका साधन मात्रेण, जिसका साधना करना से, जिसका प्रैक्टिस करने से देवतुल्य भवन्नरः, जो है इंसान जो है वो देवतुल्य हो जाता है। मतलब प्राणायाम का इतना सारा महत्व है कि आप 99% प्राणायाम करो और 1% ही योगाभ्यास जो है योगासन करो, ठीक है। वैसे हम देखो हमारे पास 1 आवर है, उसमें से 30 मिनट्स आप योगासन करो, उसमें से 15 सेकंड जो है आप प्राणायाम का अभ्यास करो, ठीक है। और जो है फिर आप ध्यान वगैरह का अभ्यास करो और चले शवासन करके रिलैक्स हो जाओ। दैट इज अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आप बहुत ही आगे जा सकते हो। अभी प्राणायाम की विधि क्या है? प्राणायाम जो है विधि 3 अवस्थाओं से होती है प्राणायाम। सबसे पहला ये सिंपल सी बात है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी धीरे धीरे सांस को भरना, रेचक यानी को छोड़ना, और कुंभक मतलब होल्ड करना, ठीक है। इनहेलेशन, होल्डिंग एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। अभी प्राणायाम के जो प्रकार है वो यहाँ पे सबसे पहले प्राणायाम का 2 प्रकार है प्रमुख रूप से। यहाँ पर बहुत सारे संस्कृत में श्लोक है, शायद ये सब ज्यादा हो जाएगा, फिर मैं उतना डीपली नहीं जा रहा हूँ। 2 प्रकार के सहित कुंभक और केवल कुंभक, ये 2 प्रकार के कुंभक है, ठीक है। 3 क्रियाओं से होता है वो पूरक, कुंभक, रेचक, और 2 प्रकार के प्रमुख है सहित कुंभक और केवल कुंभक। और यहाँ पर जो है उसके बाद जो है अष्ट कुंभक का वर्णन मिलता है। 8 प्रकार के जो कुंभक है उसका वर्णन यहाँ पे मिलता है जो हठयोग के शास्त्रों में है। सूर्य भेदनम, उज्जाई, शीतली, शीतकाली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, तष्ट कुंभकाः, ठीक है। ये 8 प्रकार के कुंभक है। कौन कौन से? ठीक है, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, ओके 4, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, ये वैसे 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले मैंने बात बोली थी, पतंजलि सूत्र में जो द्वितीय पाद है, साधन पाद, वहां पर उन्होंने बताते हैं प्राणायाम को प्रकार कितने, ठीक है, 4 प्रकार उन्होंने बताए। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संज्ञा भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म,
पतंजलि सूत्र 5 नंबर 2 और 50 नंबर का सूत्र है। ठीक है, बाह्य वृत्ति मतलब होता है रेचक, एक्सिलेशन। ओके, आभ्यंतर वृत्ति मतलब अभ्यंतर, समझ जाते संस्कृत तो सिंपल सी भाषा है संस्कृत जो है। आभ्यंतर वृत्ति मतलब पूरक, और स्तंभ वृत्ति स्तंभ करना, रोकना, वो होता है कुंभक। और विषयाभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। ठीक है, ये जो है चौथा प्राणायाम है, केवल अनायास प्राणायाम है। वो प्राणायाम करना नहीं होता, ऑटोमेटिकली वो सांस एवं प्रश्वास की जो गति है ऑटोमेटिकली वो वहां पे अनायास हो जाता है। अनायास, बिना प्रयास से किया हुआ प्रयास जो है वो प्राणायाम अनायास है। ठीक है, वहां पर है जो अनायास प्राणायाम है, महर्षि पतंजलि ने बताया 4 प्रकार के। अभी हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम का महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, हम सबको प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना चाहिए, तो हम अभी इस टॉपिक के ऊपर देख रहे हैं। सबसे पहले हम सब समझते हैं कि प्राणायाम करने से रोगों की जो निवृत्ति होती है, मतलब रिमूव अवर डिसीज इन अवर बॉडी। ओके, हमारे बॉडी में जो डिसीज है उसको एकदम डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, यहाँ पे है श्लोक है, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवः। कोई भी चीज का जितना महत्व होता है उतना ही उसका जो मतलब साइड इफेक्ट भी होता है। यहाँ पर लिखा है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोगो क्षयो भवेत्। प्राणायाम का अभ्यास करने से व्यक्ति का जो सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं सभी रोग। और दूसरे पद में बताते हैं कि अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोगो भविष्यति समुद्भवः। अगर गलत तरीके से प्राणायाम का अभ्यास होता है तो वो सभी रोगों का उत्पन्न करने वाला हो जाता है, मतलब सभी रोग भी हमें उत्पन्न होते हैं। करेक्टली होना चाहिए। अगर आप देखो ये पूरा जब विधि आती है मैं आपको बताऊंगा कि प्रारंभ में किस तरीके से हमको प्राणायाम करना चाहिए, कब होल्ड करना चाहिए ब्रीथ को। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनहेल होल्ड एंड एक्सहेल। ओके, ये नहीं करना चाहिए, ओनली सबसे पहले अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि होनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो है दूसरा नंबर इंपोर्टेंट ऑफ योगा जो है अपना प्राणायाम, वहां पे है बताते हैं मन पर नियंत्रण करता है। प्राणायाम से क्या होता है, अपने जो इमोशनल है, देखो हम समझते हैं कि जब हमें गुस्सा आता है तो ऑटोमेटिकल हमारी ब्रीथ जो है वो बढ़ जाती है, धड़कनें बढ़ जाती है। अगर हम इमोशनल हो जाते हैं, किसी भी भावना में बह जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रीथ बढ़ना हो जाता है। ठीक है, कंट्रोलिंग हमारे पास नहीं रहता। प्राणायामों का अभ्यास करने से आप अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हो, क्योंकि ये जो है अपनी भावना से कनेक्ट है। कौन क्या कनेक्ट है, अपने ब्रीथ, प्राण कनेक्ट है। ठीक है, प्राणायाम का किस तरह से मन पर नियंत्रण करता है, तो श्लोक बताते हैं, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद दृश्य शनै शनैः तथैव सेवितो वायुः अन्यथा हन्ति साधकम। जिस प्रकार से उदाहरण बताते हैं, जिस प्रकार से सिंह, बाघ, ऐसे जो बड़े बड़े जो जानवर है, जो प्राणी है, उनको हम नियंत्रण ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, गए और उनको पकड़ लिया, उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है, मतलब उसका जो पूरा शेड्यूल वाइज होता है, तब हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। वैसे ही अपने जो वायु है उसको भी धीरे 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 कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, आप जल्दबाजी करोगे तो ऑटोमेटिकली, मैंने इससे पहले भी बताया, जब हम होल्ड रखते हैं ना ब्रीथ को, तो अंदर जो है नेगेटिविटी प्रेशर उत्पन्न होता है, और वहीं से हमारे मतलब जितना बेनिफिट मिलना था उससे तो कई गुना ज्यादा हमको नुकसान हुआ। मैंने लंग्स की कैपेसिटी नहीं बढ़ी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से नहीं हुआ, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो जबरदस्ती से नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे से करना चाहिए। फिर बताते हैं, महर्षि पतंजलि बताते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ठीक है, प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या फायदा होता है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, मतलब कि हमारे चित्त का जो ऊपर का जो अज्ञान रूपी आवरण है वो मिट जाता है और प्रकाश का आवरण हो जाता है, मतलब प्रकाश खिल जाता है हमारे चित्त में। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो अंदर की अनुभूति है, जब आप अंतर्मुखी होते हो, अपना जो माइंड है, मन जो है, चित्त अंतर्मुखी होता है, तब आप ये सब चीजें समझ सकते हो। ठीक है, दूसरा है जो धारणा सूच योग्यता मनसः, आपका जो मन है वो धारणा के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए, मतलब प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के लिए आपका जो मन है वो कैपेबल हो जाता है, वो उस पात्रता उसको मिल जाती है। धारणा सूच योग्यता मनसः, वो योग्य हो जाता है आपका मन। फिर बताते हैं प्राणायाम किस तरीके से फिर करना चाहिए, अठयोग प्रतिदीर्घ में बताते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत्
योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुम निषेधयेत निवेशयेत। ओके, जिस प्रकार से सिंपल सा उदाहरण यहाँ पे दिया है श्लोक में, जिस प्रकार से हमारे प्राण है हमारे शरीर में, चल रही है, चले बाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत, ठीक है, तब तक हम जिंदा है। अगर हमारे मतलब सांस ही नहीं वो थम गई, सांस चले गई, प्राण चले गए, तो हम मर गए। तो ऐसे महत्वपूर्ण वायु को योगी को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में करना चाहिए। धीरे धीरे जब वो कंट्रोल करेगा तो मन ऑटोमेटिकली उसका शांत होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है फिर बताते हैं कि प्राणायाम की कौन कौन सी आवश्यकता हमको तैयारी कौन कौन सी करनी चाहिए। सबसे पहले प्राणायाम करते समय जो स्थान है, लोकेशन, प्लेस आपका कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ जगह होनी चाहिए। मैं यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ कि जहां पर नेचुरली है आप वहां पे जाओ, प्राणायाम का अभ्यास करो, जहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन हवा है, सो बेटर रहेगा। ठीक है, स्थिति कौन सी होनी है, स्थिति मतलब पोजीशन, पोस्चर, आप किस पोस्चर में बैठ के कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी आसनों का राजा जो है वह है सिद्धासन। ठीक है, अगर आप सिद्धासन बैठ के कर सकते हो वो बेटर है। उससे कम वाला क्या है, जो 4 आसन है ध्यानात्मक आसनों का है, पद्मासन, भद्रासन, ठीक है, मुक्तासन, और आप मतलब स्वस्तिक आसन लगाओ, ये हो गया ध्यानात्मक आसन, उसको आप लगा के कर सकते हो। और भी आप नहीं कर सकते तो जो आपके कंफर्टेबल पोज है, ठीक है, जहां पे आप कंफर्टेबल हो वो आसन में बैठ जाओ। इंपॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रेट योर स्पाइन, कंफर्टेबल यानी पोज सीट, ओके, स्ट्रेट योर नेक, ऐसा होना चाहिए, पूरा एकदम स्पाइन जो है वो सीधा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बैठ के आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। समय जो है, समय कौन सा है, सुबह और शाम का ये समय होना चाहिए। और बाकी जब पेट खाली हो तो आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। प्रारंभिक अवस्था में जो भी साधना कर रहा है, जो भी साधक है, उसको कम से कम 10-15 मिनट तक ही प्राणायाम करना चाहिए। धीरे धीरे से फिर वो आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, अनुपात क्या है, हम प्राणायाम पूरक कितने सेकंड तक करें, होल्ड कुंभक कितने सेकंड तक रोके अपने सांस को, और कितने सेकंड तक मतलब वो जो रेटियो है ना उसका, जो सरेराश है, मतलब अनुपात बोला जाता है हिंदी में, तो इस तरीके से उसको रिलीज करें, रिलैक्स करें। ठीक है, अपने ब्रीथ को। यहाँ पे उदाहरण है, समझ दो कि आप 1 सेकंड में सांस को भर रहे हो। ठीक है, मैंने 1 सेकंड में सांस को भरा, ओके, अभी होल्ड मतलब कुंभक कितना करना है, 4 सेकंड्स, होल्डिंग कितना है, 4 सेकंड्स में करना है आपको, और फिर जो है रिलैक्स रेचक करना है तो 2 सेकंड्स में। फिर से मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 सेकंड में सांस को लिया, लेना और छोड़ना जो दुगना है, 4 सेकंड में सांस को लिया तो छोड़ना कितना होगा, 8 सेकंड्स में। ठीक है, 8 सेकंड्स में आपको एक्सहेलेशन करना है, और होल्ड जो है उससे भी 4 बढ़ा देना है, जैसे कि इनहेल 4, एक्सहेल 8, और जो होल्डिंग है वो हो गया 4, 8 और 12। ठीक है, इस तरीके से इसका जो अनुपात है, रेटियो है, कि इस तरीके से आपको ये प्राणायाम का जो है वो होना चाहिए। इस ऐसे अभ्यास करते हो आप रेगुलरली। हाँ, यहाँ पे मैंने बताया था कि हम बताएंगे यहाँ से कि जो प्रारंभिक अवस्था में जो साधक प्राणायाम करना चाहते हैं उसके लिए क्या आवश्यकता है, किस तरीके से प्राणायाम करें, कौन सा प्राणायाम से वो स्टार्ट करें। सबसे पहले है नाड़ी शुद्धि। ठीक है, नाड़ी शुद्धि मतलब क्या होता है, हमारे जो ईडा, लेफ्ट जो है वो ईडा है, राइट जो है वो पिंगला है। ठीक है, इसको ही ईडा को क्या बोला है, चंद्र नाड़ी, और राइट नोस्ट्रिल को क्या बोला है, सूर्य नाड़ी। इसको बोलते हैं ह, इसको बोलते हैं ठ। पूरा हठ योग जो है इस पर ही है निर्धारित है, नाड़ियों पर निर्धारित है, ह और ठ, ईडा, पिंगला, लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल। ओके, लेफ्ट जो है वो किसको प्रदान करती है, शीतलता को प्रदान करती है, और राइट जो है वो हॉट, गर्म। हाँ, ये फिर से आप रिमाइंड कीजिए ना, क्योंकि थोड़ा सभी को कहना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो फिर से आप बताइए और ईड़ा पीड़ा के बारे में, जो नाड़ी शुद्धि। ठीक, और आराम से, जी, जल्दी नहीं, आपको ऐसा लगे तभी आप पानी भी पी सकते हो। ओके, तेल मानी। ओके, आपने बोला तो पानी पी ले एक बार। बिल्कुल ठीक, आप ये इसमें क्या है कि ऐसा लग रहा था कि टाइम का वो ना हो, अभी बहुत सारा है तो ध्यान में भी जाना। देखो कोई बात नहीं है, कम भी आप भी बताओगे तो अभी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम नेक्स्ट भी सेशन करेंगे उसमें बता देना, बट एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ओके, रिलैक्स। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर फेस्टिवलमैन। और बिल्कुल भी आप कॉन्फिडेंटली क्लास समझा रहे हो, कोई भी किसी का भी
एनी मीन्स ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन नहीं है, सभी का अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा रिव्यू भी आ रहा है। सो आप बी पॉजिटिव, ऐसे क्लास कंटिन्यू रहो, ठीक है। ओके ओके, बस मैं ऐसे पूरा तैयारी करके आया हूँ, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊं यहाँ से जितना पॉसिबल हो रहा है उतना। तो हम बता रहे थे कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां है। ओके, 72,000 हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न जगहों पे नाड़ियां है। उसमें भी शिव संहिता में जो है 14 प्रकार के प्रमुख रूप से नाड़ियां बताई गई है, और भी ग्रंथों में जो है शिव स्वरोदय में अलग अलग प्रकार से नाड़ियों का पूरा एक शास्त्र है, पूरा विज्ञान है, ठीक है। तो उसमें से जो है प्रमुख रूप से जो है वो है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी का वास कहाँ होता है? सुषुम्ना नाड़ी हमारे जो स्पाइन है, सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है, हमारा जो स्पाइन है, मेरुदंड, ठीक है, उसका जो बीच में से वो निकलती है, मतलब वहां पे स्थित होती है, ठीक है। अभी वो कहाँ होती है? ये कुंडलिनी से रिलेटेड है। कुंडलिनी जागरण जहाँ होती है, जहाँ पे मूल बंध हम लगाते हैं अपने एनएस को, ठीक है, वहां पर जो है अज्ञान रूपी वहां पे स्तंभ होते हैं, वहां पे स्थिर होती है, ठीक है। और जब हम अभी बताऊंगा कि नाड़ी शुद्धि कैसे करते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किस तरीके से हमें पूरा अपना बॉडी का प्योरिफिकेशन करना है। नाड़ी की शुद्धता होगी तो व्यक्ति का जो शरीर है ना वो देवतुल्य होगा। ऐसे ही महर्षि करण ने नहीं बताया कि देवतुल्य भवन न रहा, जो नर है वो इंसान देवतुल्य ऐसे नहीं होगा। प्राणायाम का अभ्यास करने से, षट कर्मों का अभ्यास करने से, प्रतिदिन आसनों का अभ्यास करने से, वो रेगुलर जब अभ्यास करेगा, ध्यान करेगा, अपने अंदर झांकेगा, और सबसे महत्व का है जो है यम और नियमों का पालन करने से एक समाज का निर्माण होगा, राष्ट्र का अच्छे से अच्छा राष्ट्र का निर्माण होगा। तब वो साधक जो है वो कामदेव की तरह, मतलब देव की तरफ देवतुल्य वो बनेगा, उसका वो परोपकार की भावना से जिएगा। ये बहुत सारा ऐसा महत्व है। हमारा योग जो है वो सिंपल से ओनली एक्सरसाइज नहीं है, ना ही कुछ आसनों का प्रैक्टिकल अभ्यास है, वो तो सिर्फ जिम्नास्टिक होगा। फिर ये पूरी एक सेल्फ रियलाइजेशन है, खुद का अनुभव है, खुद से अंदर झांकना है। हमारे ऋषि महर्षि बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड को छान देते थे, मतलब बैठे बैठे इन्होंने जो बुक्स लिखी है ना, जो टेक्स्ट लिखे हैं, वो सब बैठे बैठे समाधि में जाके उन्होंने लिखा है। और मैं आशा कर रहा हूँ कि मिस्टर फ्लेक्सिबल मैन ऐसे बहुत सारे योग के टॉपिक है जिसके बारे में मैं ऐसा चाहता हूँ कि कई लोगों को ऐसा पता चले, रियल योग जो मैं यहाँ तक अपने गुरु से जो सीखा हूँ वो सभी लोगों तक पहुंच पाए। मेरा इतना पॉपुलेशन है खुद का कि मैं ऐसा कर सकूं, इसलिए आपने ऐसा बुलाया है। तो मैं चाहता हूं कि और भी ऐसे हमारे सेशन हो, ताकि हम योग के प्रत्येक सब्जेक्ट को लेके, टॉपिक को लेके हम और भी लोगों को इस जो हमारे भारतीय संस्कृति का जो है शास्त्र है उसको हम आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पे था सुषुम्ना नाड़ी जो है अपने मेरुदंड में जो है वहां पे स्थित होती है। सबसे पहले मूल बंध हम जहां लगाते हैं एनएस में, वहां पे स्थित होती है। नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम करने से, अभी उसका सीक्वेंस बताता हूं मैं किस तरीके से करना है। और फिर जो है सुषुम्ना नाड़ी जो है अंत में जब वो जागृत होगी तो नीचे से लेके कुंडलिनी जहां पे स्थित है वहां से लेकर के ये सब जो है वो एक अवस्था है। हमारे शरीर के अंदर जो हम बोलते हैं ना षट चक्र है, कुंडलिनी जागरण है, सब क्या एक अनुभूति का विषय है। तो वहां से आप मूल बंधे से एक एक करके सभी चक्रों को जागृत करते हुए, कुंडलिनी को जागृत करते हुए यहाँ तक प्राण चक्र तक, मतलब सहस्त्राधार चक्र तक आती है, और यहाँ से छेदन करके वो प्राण को लेके आती है। मैं सबसे पहले बताया था ना कि प्राणायाम जो है, ठीक है, उसका आयाम नहीं करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। सुषुम्ना नाड़ी से हमारे प्राण को लेके जाके हम मूल बंध, मतलब जो है मूलाधार चक्र से लेके सभी चक्र का छेदन करते हुए अपने प्राण के साथ हम यहाँ से सहस्त्राधार चक्र से वो वहां पे प्राण को हम, मतलब प्राण से परमात्मा तक मिलन होता है वहां से। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इसलिए वहां पे उन्होंने बताया कि प्राणायाम यानी मिस कंट्रोलिंग उतना ही नहीं है, ये भी एक्सप्लेन करना, ये पूरी ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में फैलाना है। ठीक है, यहाँ पे नाड़ी शुद्धि का था किस तरीके से करना है, यहाँ पे वर्णन है। ये जो सब बातें है अथवा प्रदीपिका, हिरण्य संहिता और जो महर्षि पतंजलि पातंजलि सूत्र उनके हिसाब से है। ठीक है, तो है नाड़ी शुद्धि जो है रात्रि एवं दिन, रात और दिन मिलाकर 8 प्रहर होते हैं। ठीक है, 8 प्रहर जो है 4 दिन के 4 रात्रि के, ऐसे 8 प्रहर मिला के दिन रात होते हैं। ठीक है, एक प्रहर में 3 घंटे की अवधि रहती है, एक प्रहर में 3 घंटे की अवधि रहती है। इस क्रिया में दिन के 4 प्रहर में, हर एक प्रहर में इस क्रिया जो है, मतलब नाड़ी शुद्धि की जो क्रियाएं है उसमें 4 प्रहर में से
हेलो, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया है, कोई बात नहीं है। थैंक यू। यस, यानी आपका जो भी क्वेश्चन है, आप जैसे कि प्राणायाम या मेडिटेशन के बारे में, यानी कि योगा के बारे में जो यम नियम आसन प्राणायाम मेहुल भाई की आईडी पे जा सकते हो। ओके, जो अभी इंस्टा पे लाइव भी है और लास्ट में मैं मेंशन भी कर लूंगा। सो आप मेहुल भाई की आईडी पे जा सकते हैं आप, यानी वो आपको 100% समझ में आएगा, ऐसा क्वेश्चन का आंसर देंगे। सो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप में इंस्टा पे नहीं, लाइव में नहीं दे पा रहे हैं, या हम मेहुल भाई अभी नहीं दे पा रहे होंगे, जैसे कि थोड़ा क्वेश्चन आते जाते रहते, तो हमारे भी माइंड में इतना नहीं रहेगा। सो मैं यही बोल रहा हूँ कि मेहुल भाई हो सके तो सभी गाइस को आप एनी टेक्स्ट हो, क्वेश्चन पूछने का मौका दें। तो आप उनको आप आंसर देना। जैसे कि आपकी आईडी पे जाएंगे तो उसको कुछ भी क्वेश्चन होंगे जो टेक्स्ट में, तो शॉर्ट में उसको आंसर देना। और एनी डोंट वरी, तो आप मीन्स आंसर भी आपको ऐसा भी हो तो एनी टाइम लाइव आते ही रहेंगे और आप भी कांटेक्ट कर सकते। तो अभी मेहुल भाई कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, हम बता रहे थे कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो प्रारंभिक अवस्था में प्राणायाम कर रहा है साधक, उसको कैसे करना चाहिए। रात्रि और दिन मिला के जो 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन के 4 रात के प्रहर होते हैं, एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं। और इस क्रिया में दिन के 4 प्रहर में से हर एक प्रहर में 80 बार अनुलोम विलोम करना है। ठीक है, अनुलोम इनहेल एंड एक्सेल, मतलब पूरक और रेचक ही करना, रेचक करना है, कुंभक करना नहीं है। पूरक इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन ही करना है। कितने? एक प्रहर में 80 बार करना है। ठीक है, ऐसे दिन के 4 प्रहर हो गए और फिर रात्रि के 4 प्रहर हो गए। तो यहाँ पे बताते हैं, एवं यह विधि जो है इसको कंटिन्यू कब तक करना है? 3 महीने तक करना है, मतलब 90 दिन तक करना है। ठीक है, प्रतिदिन करना है। और इसके साथ अगर साधक शुद्धि क्रिया करता है तब इसको और भी ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। शुद्धि क्रिया करना है, उसके साथ मिताहारी होना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और रात्रि मतलब देखो 4 प्रकार से योगाभ्यास होता है। सबसे पहले सुबह, ठीक है, सुबह के बाद दोपहर के बाद जो है इवनिंग टाइम, और चौथा जो है वो है मध्य रात्रि। ठीक है, इस प्रकार से। वैसे रेस्ट भी ऐसा नहीं है कि रेस्ट नहीं है। हाँ जी, पैर का मीनिंग आप समझाइए कि पैर का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर अभी क्या है कि लोगों को पैर जो संस्कृत शब्द है उसका मीनिंग पता नहीं है। तो हाँ, सो मीन्स हम तो यही, यस आप बिल्कुल सही हो सके तो यही करना कि संस्कृत शब्द का यूज कर सकते हो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो हमारी संस्कृति है और ज्यादातर हम संस्कृति का यूज करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं बोलते कि मुद्रा में क्या पावर रहता है, पर एग्जैक्टली आप मुद्रा को सही मायने में किया कीजिए, तभी उसको इसका बेनिफिट भी होता है। ओके, तो ओके, आप पैर का मीनिंग समझा के कर। प्रहर का मतलब होता है दिन में 4 प्रहर है। ठीक है, एक प्रहर में जो है 3 घंटे से बनता है एक प्रहर। 3 6 2 12 हो गए, समझ रहे हो, घंटे के हिसाब से 3 घंटा हुआ एक प्रहर हुआ। ठीक है, प्रहर, फिर से 3 घंटा दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर, चौथा प्रहर, ऐसे 3 6 9 और 12। ठीक है, ये 12 घंटों में विभाजित है 4 प्रहर, और दिन के 4 प्रहर और फिर रात्रि के 4 प्रहर, ऐसे 24 घंटों में 8 प्रहर विभाजित है। मे भी आप सब समझ चुके होंगे। और इसमें जो प्रहर है उसमें जो हर एक प्रहर में क्या करना है, हर एक प्रहर है 3 घंटे का। ठीक है, उसमें योगाभ्यास करना है। सुबह करना है, दोपहर को करना है, इवनिंग टाइम करना है और मध्य रात्रि में करना है। ये पूरा उसमें क्या क्या करना है तो बहुत सारा वर्णन है। साधक जो है उसमें क्या क्या करना है, कुछ मतलब जो पहले मैंने बताया था, कुछ आसनों का अभ्यास करे, उसमें से कुछ 15 मिनट प्राणायाम करे, 15 मिनट ध्यान करे और शवासन। सबसे महत्व है योग अभ्यास में गुरु उपदेश मार्ग है ना, गुरु के उपदेश के अनुसार, गुरु के बताए गए पथ में वो चले, रास्ते पर चले, वो इम्पोर्टेंट है। ताकि उन्होंने जो साक्षात्कार किया है परमात्मा का साक्षात्कार, वो आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से विभाजित है 4 प्रहर में। ओके, किसी को और क्वेश्चन है क्या? प्राणायाम के बारे में किसी को क्वेश्चन है? ऐसे में बता के रहूंगा। सो अभी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ठीक है।
और प्राणायाम के साथ आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो प्राणायाम के साथ कुछ बंधों का उल्लेख बंध के साथ किया जाता है प्राणायाम। जैसे बहुत बंध जो है मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, 3 प्रकार के बंध है। मूल उद्यान बंध में क्या होता है कि हम इनहेल करते हैं, पूरा डीपली इनहेल एंड एक्सहेल अवर ब्रीथ, पूरा सांस को भरा, सांस को छोड़ दिया, एब्डोमिनल को इनसाइड किया। ठीक है, पूरी विधि है, मैं आप जब प्रैक्टिकल हो तब बता सकता हूँ। ये हो गया उद्यान बंध। ठीक है, सांस को फिर रोकना है, बाहर छोड़ के रोकना है, ऑटोमेटिकली आपका एब्डोमिनल जो है स्टमक इनसाइड होगा। ठीक है, ये हो गया उद्यान बंध। दूसरा जो है जालंधर बंध, सेम टू सेम उद्यान बंध लगाना है, मतलब पूरा करना है डीपली और एक्सहेल कंप्लीटली रेचक करना है, पूरे सांस को छोड़ देना है और फिर हमारा चिन बोन है वो टच करना है चेस्ट से। यहाँ से मतलब ये जाल है ना, जाल, उसको रोक देना है, सांस को लेना भी नहीं छोड़ना भी नहीं, जैसे वैसे रोक देना है, जालंधर बंध। ओके, थर्ड जो है मूल बंध। मूल बंध क्या होता है, पूरा इनहेल किया, एक्सहेल किया, रिलैक्स बैठ जाना है और अपना जो एनस है वहां से वो गुदा द्वार के जो मसल्स होते हैं उसको ऊपर की तरफ खींचना है, महसूस करना है। ठीक है, एनएस के जो मसल्स है उसको, तो वो हो गया आपका मूल बंध। आपका कोई क्वेश्चन लग रहा है मुझे? मैंने कैसे में मिस आपको स्पेसिफिक पार्ट को ऑफ करना है। यस, हाँ, यस, स्पेसिफिक पार्ट्स को। और मूल बंध के साथ आप जब तीनों बंध लगाते हो, उद्यान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध, ये तीनों बंध हमने समझाया, तीनों बंधों के साथ आप करते हो, बंध ही करते हो, तो हो गया वो मतलब वो महाबंध कहलाता है, महाबंध। ठीक है, और भी प्रकार के बंध है पर ये प्रमुख रूप से हम बताए थे कि प्राणायाम के जब पूरक करते हैं तो कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, जस्ट अ मिनट, पूरक करते वक्त मूल बंध करना चाहिए। ठीक है, कुंभक जब होल्ड ब्रीथ को करते हैं तब मूल बंध और जालंधर बंध दोनों बंधों का उपयोग करना चाहिए। ये थोड़ी अवस्था जब आप रेगुलर अभ्यास करते हो कुछ सालों तक, धीरे धीरे से आप वो कैपेबल हो जाते हो, फिर ये सब करना चाहिए। ये सब जानकारी है, डिटेल में जानकारी है, और रेचक करते वक्त मूल बंध और उद्यान बंध होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अष्टविध जो प्राणायाम का वर्णन है, ए टाइप्स ऑफ प्राणायाम। ठीक है, प्रमुख रूप से उसमें जो है हमने पहले बताया था कि सूर्य भेदन जो है, हाँ, सबसे पहले यहाँ पे सभी को मैं एक बताना चाहूंगा कि कपालभाति जो है वह प्राणायाम नहीं है। ठीक है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, गलत धारणा है सभी लोगों में, बहुत सारे लोगों में काफी है, वो जो है शुद्धि क्रिया का पार्ट है। 6 प्रकार के शुद्धि क्रिया है। यस, ओके, ये बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कपालभाति करना है, कपालभाति क्या करना है। कपालभाति का भी आप सही बोल रहे हैं, ऐसा जो भी आपको लगे, जैसे कि मैं नहीं बोलूंगा, आपको ही सबको समझाना है। ओके, आपको ऐसे भी जो आप ऐसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने बोला, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम, जैसे कि लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि कपालभाति में हम श्वास छोड़ते, श्वास क्यों लेना नहीं होता, वो श्वास कहाँ से आती है, वो भी ज्यादा क्वेश्चन रहता है। जो ऐसे योगा के इतने भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी रहते हैं, तो सर बोलते कुछ भी ऐसे भी बोलते, तो सर ध्यान करना इतना इजी है, तो अष्टांग योग का 6ठा अंग क्यों है, या 7वां अंग क्यों है, ध्यान का पाठ है, 7वां अंग क्यों है, ये होना चाहिए। ओके, मीन्स 6ठा अंग क्यों है, इसलिए मीन्स कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन होता है कि मैं एग्जैक्टली ये कहते कि सर ध्यान करो, हमने ध्यान किया, वो ध्यान करो। ओके, एक्चुअली ध्यान हमको इतना मीन्स करता है, तो वो यम नियम प्राणायाम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, वो सब के पहले हम ध्यान कैसे कर सकते हैं, वो सब मीन्स क्या जो बेनिफिट लिए तफावत है, वो कभी कभी आप शॉर्ट में भी समझा सकते हो। यानी जो मैंने बोला कपालभाति का क्वेश्चन भी शॉर्ट में समझा सकते हो, कोई भी आपको ऐसा लगे तो अभी आप शॉर्ट में समझा सकते हो, वो बेस्ट रहेगा। ऐसे तो ये अच्छा किया आपने जो बोला कपालभाति प्राणायाम नहीं है, क्योंकि 80% लोग जो भी योगा के बारे में जानते हैं उसको तो पता है कि नहीं है, पर जो मीन्स के अभी के शुरू किया है, जिसको अभी मीन्स कोविड में अभी ज्यादा योगा चल रहा है, तो वही लोग वही सब ने शुरू किया है, तो वो सब कंफ्यूज है, वो कर रहे हो, मीन्स करना बहुत अच्छा है बिल्कुल, और उसका सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि कौन सा प्राणायाम पहला करना चाहिए, कपाल क्रिया, शुद्धि क्रिया कब करनी चाहिए, वो सब तो आप ऐसे बता सकते हैं। तो आपने यही बोला कि कपालभाति प्राणायाम नहीं है, वहां से आप शुरू कीजिए। यस, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कपालभाति प्राणायाम नहीं है। कपालभाति जो है 6 क्रिया योग में बताई गई है, क्लिनिक प्रोसेसिंग
ओके, अपनी इंटरनल मसल्स की, इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसकी क्लीनिंग प्रोसेसिंग है, वो है षट क्रिया, षट कर्म उसको बता, शुद्धि क्रिया पे बताते हैं, ठीक है। उसमें 6 कौन कौन से है? धोती, बस्ती, नेति, लोली मतलब नौली, त्राटक, और छठा नंबर है कपालभाति, ठीक है। ये जो है अकॉर्डिंग टू कैरण्य संहिता, धोतिर बस्ती तथा नेति लोलिकी त्राटकम तथा कपालभाति चेतानि षटकर्माणि समाचरेत्। ये पूरा अंदर की शुद्धि है। ये जो है कफ, वात और पित्त का जो है वो बैलेंस बनाती है, मतलब ज्यादा अगर वात बढ़ चुका है तो उसको रिमूव करती है, कफ बढ़ गया तो उसको रिमूव करती है। ज्यादातर कफ और पित्त का जो है यहाँ से वो रिमूव करती है अपने इंटरनल जो ऑर्गन्स है वहां से, ठीक है। उसमें छठा नंबर जो है कपालभाति। और कपालभाति में लोग ये समझते हैं कपालभाति के भी 3 प्रकार है, बिल्कुल, ठीक है। हम इनहेल टू एक्सेल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा करते हैं ना, ऑटोमेटिकली एब्डोमिनल क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है और कुछ भी हिल नहीं रहा है। लोग ऐसे ऐसे भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, हरकत नहीं करनी, ऑटोमेटिकली ब्रीथ आउट करना है, ऑटोमेटिकली ब्रीथ इन हो जाएगा सिस्टमेटिकली। ओके, आप ब्रीथ आउट करो और नाक से करना है, ठीक है। किया, ऑटोमेटिकली ब्रीथ आपका मतलब जो निकलेगा ऑटोमेटिकली आप ले हो। ये हो गया कपालभाति, ये हो गया प्रथम प्रकार, ठीक है। व्युत क्रम, शीत क्रम और वात क्रम, ऐसे 3 प्रकार से कपालभाति की जाती है। और अभी जो हमने किया प्रैक्टिकल वो है वात क्रम, ठीक है। शीत क्रम मतलब शीत क्रम और व्युत क्रम क्या होता है? शीत क्रम मतलब होता है कि हम समझ लो कि मेरे पास कोई मग है, कोई ग्लास है, ठीक है, और ग्लास नहीं भी है तो हम जो अच्छे साधक होते हैं वहां ऐसे पहले तो गुनगुना पानी करना है, ठीक है। उसमें नमक अपने टेस्ट के और अपने बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से डालना है, फिर ऐसे नाक से पानी पीना है, दोनों इनहेल करना है। मेरे पास मग है, समझ लो यहाँ मैंने मग पकड़ा, ग्लास पकड़ा, इससे मैंने इनहेल किया, वो पानी जाएगा सीधा यहाँ से फिर मुंह में आएगा, माउथ में आएगा, और फिर एक्सेल टू ब्रीथ। एक्सेल कहाँ करना है? ब्रीथ से करना है, ठीक है, नाक से फिर एक्सेल नहीं करना है, सांस को छोड़ना है मुंह से, तो ऑटोमेटिकली अपने मुंह के साथ एक्सेल के साथ पानी निकलेगा। वो हो गया शीत क्रम कपालभाति, ये क्रिया कर ली। 3rd नंबर है व्युत क्रम, जो कंपटीशन ऑल इंडिया में होती है, आपको भी पता होगा, आपने भी खेला है। तो पूरा यस, मुंह में पानी पूरा भरते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं, जीभ से, जिह्वा से उसको टन जो है उसको लॉक करते हैं ऐसे, और इनहेल टू एक्सेल, एक्सेल के साथ दोनों नोस्ट्रिल से वो ब्रीथ आउट के साथ ही वाटर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया व्युत क्रम कपालभाति। ऐसे 3 प्रकार से कपालभाति की जाती है, ठीक है। और हाँ, हम यहाँ पे थे, हाँ, सूर्य भेदन, ये सब। क्या एक भाई का यही कहना है, एक बंदे का, कि रामदेव बाबा ने कहा कि कपालभाति प्राणायाम में एग्जैक्टली में इसका भी आंसर मैं थोड़ा दे देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली जो हम कपालभाति कह रहे हैं वो शास्त्र में लिखा गया है। हम ये सब मीन्स शास्त्र में जो बुक से पढ़ा हुआ है वही बता रहे हैं, क्योंकि ये हमने मीन्स एक्चुअल नहीं किया। तो और कपालभाति बाबा रामदेव इसलिए कह रहे, जो सब प्राणायाम, देखो बाबा रामदेव लास्ट वीक बोल रहे होंगे प्राणायाम के बाद लास्ट, वही बोल रहे क्योंकि कपालभाति सभी को क्यों मीन्स कपालभाति, बेसिक कपालभाति जो वो सभी लोग करे, इसलिए बाबा रामदेव, मैं पूरा नहीं जानता क्यों मैंने बोला, तो सभी लोग करे, सभी लोग मीन्स उसका प्रैक्टिस करे, इसलिए बाबा रामदेव ने एग्जैक्टली कपालभाति प्राणायाम में इन्वॉल्व किया। तो बट एग्जैक्टली शास्त्र में बात करो तो कपालभाति प्राणायाम नहीं है, बट सभी के माइंड में मीन्स सभी के माइंड में यही रहे कि कपालभाति करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको प्राणायाम की तरह भी आप वैलिड दे सकते हैं, इसलिए बाबा रामदेव यही मानते हैं कि वो भी मीन्स कपालभाति को भी हम प्राणायाम की तरह प्रैक्टिस करो। एग्जैक्टली आप बाबा रामदेव को भी बोलोगे वो एग्जैक्टली शास्त्रों में यही बोलोगे, बट सब लोग प्रैक्टिस करें, इसलिए वही कहना चाहते हैं। तो आप भी बता सकते हैं मेहुल जी ये क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी जी जी, इसमें क्या है पता है, कपालभाति का वो प्राणायाम से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि उसमें ब्रीथ आउट है, ठीक है। जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम है, उनमें इनहेल टू एक्सेल करना होता है, वो दोनों होते हैं, इनहेल भी हमको खुद ही करना है, एक्सेल भी करना है, ठीक है। प्राणायाम का मतलब कपालभाति का वो आगे का स्टेज है, ठीक है। तो कपालभाति के बहुत सारे बेनिफिट्स है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एकदम फोर्सफुली होता है, ब्लड प्योर होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लड में वो प्योरिफिकेशन आता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, अपने नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन मतलब ब्लड जाएगा हर जगह पे, तो ब्लड जब ब्रेन में जाएगा तो नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा, और भी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, इंटरनल जो मतलब अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन अच्छा होगा, ग्लैंड का सिक्रेशन अच्छा होगा, वो एक सब मेंटेन रहता है, ठीक है।
पूरा नर्वस सिस्टम, उसमें ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी है, 3 प्रकार से नाड़ी नाड़ी संस्थान जो है वो सबके सब अच्छे से होती है। हम अपने इमोशनल पे कंट्रोल कर सकते हैं, खास करके आजकल मोटापा है तो उसके हर जगह पे से फैट को रिमूव करने के लिए कपालभाति की जाती है, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए और भी बहुत सारी डिसीज है उसको सबको रिमूव करने के लिए एक कपालभाति का अभ्यास किया जाता है। और जब हम इन्हें ऑटोमेटिक इनहेल एक्सेल करते हैं तो ये जो बहुत सारे बेनिफिट प्राणायाम से रिलेटेड है मिलता है हमको, इसलिए कपालभाति को प्राणायाम से मतलब ये सबकी थिंकिंग होने लगी कि ये बाकी और भी जो षटक्रिया वो भी हर एक षटक्रिया अपने अपने दौर पे बहुत उनका महत्व है। ठीक है, अभी जो है मतलब हम देख रहे थे कि हाँ कपालभाति का हो गया। वैसे 8 प्रकार के जो प्राणायाम है, सूर्य भेदन जो है मतलब ये हो गया, नासिका मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, यहाँ से हम इस तरीके से प्राणायाम कर सकते हैं, जो दोनों उंगलियां इसको फोल्ड करना है, दोनों इस तरीके से राइट ने किया, और ये सब तो शायद सबको पता ही होगा। ठीक है, और फिर जो 8 प्रकार के जो प्राणायाम मैंने पहले से वर्णन किया, सूर्य भेदन, उज्जाई। सूर्य भेदन में क्या शॉर्टकट में अभी ले लेता हूँ, राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ को इन करना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ओके, हो गया सूर्य भेदन। उज्जाई में क्या होता है, काफी लोगों की बहुत सारी गलत धारणा है, इसलिए मैं आपको मतलब इससे पहले रिक्वेस्ट किया था कि प्रॉपरली सही मायने में सबको नॉलेज मिले। ठीक है, हमारे जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा है, जो पर्टिकुलर योग के जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो लिखा हुआ है वहां इस तरीके से उनको नॉलेज मिले, वरना क्या होगा पता है, मतलब बहुत सारे लोग की गलत धारणाओं की वजह से वो वैसे ही सिखाएंगे। अगर मैंने यहाँ से गलत सिखाया, दूसरे लोग वैसे सीखेंगे, तीसरे वैसे सीखेंगे, तो ये पूरा फॉर्मल चलेगा। और योग हमारा प्राचीन शास्त्र है, इतना रिस्पेक्टेड योग है, पूरा फिलोसॉफी है, 6 दर्शनों में से, आस्तिक दर्शनों में से एक योग दर्शन है, इतना बड़ा महत्व दर्जा दिया है। और ये 6 दर्शन कहाँ से है, अपने वेद से, वेदांग से। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब गलत धारणा गई, गलत इंफॉर्मेशन सभी लोगों के पास जा रही है, तो पूरा जितने लोग समझ रहे हैं सबके सब गलत होंगे। और फिर उसका जो निष्कर्ष क्या मिलेगा कि योग जो है गलत है, मतलब इसका बेनिफिट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ऐसा था वैसा था। जैसे अभी पता चला कि कपालभाति प्राणायाम है, ऐसा लोग समझते हैं ना, इस तरीके से ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये सब इसमें सारे जो सेशन है वो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों को अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सके। उज्जाई प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है, यहाँ से मतलब हम जो सांस भर रहे हैं नाक से, उसको सांस को लेना है, गले का जो मांसपेशी होती है उसका संघर्ष मतलब घर्षण करते हुए उसको ब्रीथ इन करना है, एक्सेल करना है। ठीक है, ये हो गया उज्जाई। शीतले में क्या होता है, जो अपने जीव वहा है, ठीक है, तब उसको फोल्ड करना होता है पाइप की तरह, इसको ऐसा फोल्ड करना होता है और फिर मुंह से सांस लेना पड़ता है और नोस्ट्रिल से हम ब्रीथ आउट करते हैं। शीत कार्य में क्या होता है, दोनों जो अपने दांत है उसको एक दूसरे टच करवाना है और सांस को ऐसे भरना है। ठीक है, और एक्सेल करना है, हो गया शीत कार्य। हो गया, फिर हो गया भ्रामरी। भ्रामरी जो हम समझते हैं मतलब षडंगी मुद्रा भी इसको कहा जाता है। एक यहाँ पे मतलब ठीक है, एक यहाँ पे षडंगी मुद्रा भी, एक नोस्ट्रिल पे है, एक पोस्ट के ऊपर है और एक पोस्ट के अपने जो लिप्स है उसके नीचे, ऐसा 1 2 3 4 और अपना जो है थंब से 5, ये 5 जो क्या है, पांचों की हमारी इंद्रिया है, षडंगी मुद्रा इसको बताया जाता है। 5 इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है, हमको देखना नहीं है, सुनना नहीं है, सूंघना नहीं है, टेस्ट मतलब कोई टेस्ट नहीं करना है, हमें पूरे तरीके से अंदर जाना है। ये होता है भ्रामरी प्राणायाम। और फिर भ्रमर की तरह इनहेल टू एक्सहेल, भ्रमर की तरह गुंजन करना है। जब हम उसमें 2 तरह के गुंजन आते हैं, जैसे भ्रमर में मेल होता है उसका गुंजन आता है, और फिर जो है नोस्ट्रिल से अपने फिर नोस्ट्रिल से ब्रीथ कर सकते हैं, वो है फीमेल का। भ्रमर में मेल एंड फीमेल का वो गुंजन होता है अलग से। ठीक है, हो गया। और हो गया मूर्छा। मूर्छा में क्या होता है कि हाँ भस्त्रिका भी रहेगा। भस्त्रिका में क्या होता है, इनहेल टू एक्सहेल, इनहेल टू एक्सहेल, पूरा सांस को मतलब फोर्सफुली भरना है, फोर्सफुली उसको रिलीज करना है, वो गया भस्त्रिका। फिर जो है मूर्छा। मूर्छा में भी क्या होता है कि उसको इंसान को मूर्छा आ जाती है, मतलब इनहेल टू एक्सहेल ही करना होता है। ठीक है, दोनों नासिकाओं से पूरा करना है, कुंभक में जालंधर बंद लगाकर उसी में ही दोनों नासिका से रेचक करना है। ठीक है, हो गया मूर्छा। प्लाविनी में क्या होता है, दोनों नासिका से सांस को भरना है और दोनों नासिकाओं से सांस को छोड़ना है। ये हो गया प्राणायाम, अष्ट प्राणायाम का। ठीक है, अभी हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा था कि यम नियम का पालन कर, महर्षि पतंजलि ने 7वें नंबर यम नियम आसन प्राणायाम
हेलो यस रखा, मतलब व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मतलब क्यों रखा उन्होंने 7वें नंबर पर। सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये योग की जो है ना सभी अवस्थाएं होती है। अष्टांग योग हमको क्या सिखाता है कि कोई साधक है, उसको कहाँ जाना है, साध्य की तरफ। मतलब समझ लो कि कोई इंसान है, उसको अपने गोल की लक्ष्य की तरफ जाना है, उसका जो बीच वाला जो मार्ग है, जो वे है, वो है क्या, अष्टांग योग। हेलो हेलो, एक मिनट, सॉरी फॉर नेटवर्क कनेक्शन। कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर में। मेहुल जी ज्वाइन हो गए, या कोई भी क्वेश्चन हो आप बता सकते हैं, हम हो सके उतना हम आंसर देने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन सपोर्ट देने के लिए। और सभी का अच्छा रिव्यू रहा है, बहुत बढ़िया रिव्यू रहा है। मोस्ट ऑफली 90% का सभी अच्छा रिव्यू रहा है, सभी को भी समझ में आ रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग को पूरा नॉलेज मिले और समझ में आए कि एग्जैक्टली हम कर रहे हो क्या कर रहे हैं। हम अभी हमको ज्यादातर समझा रहे हैं कि प्राणायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, बट प्राणायाम क्या है वो हमको मालूम हो तो और अच्छा रहेगा। यही है कि प्राणायाम करो, कि जितना हो रहा है वो बहुत बढ़िया है, पर एग्जैक्टली पर्टिकुलर आपको इसमें ये क्लास में आपको 1% मीन्स समझ में आया ना, तो भी आपको मीन्स आपने कल से आपने थोड़ा प्राणायाम सिस्टम चेंज कर लोगे। वही हमारा कहना है कि जितना भी, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि अभी बोला 100% वो 100% ध्यान रखो, 105% भी आपने इम्प्रूवमेंट ले किया तो आपका ब्रीथिंग सिस्टम, जो प्राणायाम की सिस्टम चेंज होगी और बढ़िया होगी। जो आप बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर में प्राणायाम कर रहा है, मुझे कुछ बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे क्यों नहीं बेनिफिटली हो रहा है, मैं 4 साल से कर रहा हूँ तो भी मुझे क्यों बेनिफिटली नहीं हो रहा है, कोई ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। बट वही है कि जो प्राणायाम का जो पूरा सिस्टम है, कैसे करना है और क्या है, हम उसको ही समझोगे तो हम सब कुछ समझ लेंगे। वही अभी मेहुल जी बता रहे। मेहुल जी थोड़ा कैमरा ऑफ कर लो। ठीक है, नमस्ते। अभी जो है ध्यान, काफी लोगों का ऐसा एक स्वाभाविक प्रश्न होता है कि सप्तांग योग अष्टांग योग में से 7वें नंबर पे ध्यान को क्यों रखा महर्षि पतंजलि ने। हम बता रहे थे ये रास्ता, एक साधक और साध्य के बीच का जो रास्ता होता है वो है अष्टांग योग। अगर समझ लो यहाँ पे मैं हूँ, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड पे मेरा लक्ष्य है, गोल है, ठीक है, मुझे सीधा वहां पे ऐसा तो नहीं जा सकता ना, मैं सीधा कूद कर। तो अगर मुझे वहां तक जाना है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो 8 सीढ़ियां है। और मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट महत्व की सीढ़ी जो है और यम नियम है। सच्ची मतलब आप अच्छे तरीके से यम नियम को समझ सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, अगर आपके जीवन में उसको उतार सकते हो, तब वो कंप्लीटली आपको समझ में आएगा कि महर्षि पतंजलि ने उसके महाव्रत क्यों कहा। ये है ना, महर्षि पतंजलि महाव्रत कहा है, व्रतों में भी जो राजा है वो है महाव्रत। ठीक है, ऐसा होता है। तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यहाँ पर हम शॉर्ट में सब सीखेंगे। मतलब प्रारंभ से लेकर थोड़ा बहुत समझेंगे तब ध्यान समझ में आएगा, और फिर मतलब आप समाधि से समझ सकते हैं। समझने के लिए बाकी ये सब जो है एक अवस्था है। हाँ, कोई क्वेश्चन है? हाँ मेहुल भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि यम नियम बोला, पर एग्जैक्टली सभी को मालूम नहीं है कि यम नियम क्या है। जो सत्य, अहिंसा, ईश्वर परिगा, अपरिग्रह, और नियम में जो सोच, संतोष, जो सभी जो उसका पार्ट है, उसका क्या बेनिफिट लिए टाइम में ये जरूरी है, क्योंकि सब लड़ाई कर रहे, सब कुछ सेल्फी हो रहे, सब अपना सोच मीन अपनी शुद्धि का भी ध्यान नहीं रखते। सो हो सके तो आज तो इतना लॉन्ग हो जाएगा, तो कभी भी हम ओनली यम नियम पे रखेंगे, क्योंकि यम नियम इतना बड़ा है ना। अभी आपने जैसे कि प्राणायाम बोला ना, वो अभी आपने बोला, आपको भी पता, आपने 10% बोला, उतना लॉन्ग है प्राणायाम भी। जैसे कि आपने ध्यान का बोला, क्योंकि टाइम्स को एग्जैक्टली देके हम मीन्स शॉर्ट में समझा रहे हैं, वैसे ही प्राणायाम यम नियम बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम अलग सेशन रखेंगे। वो बहुत मीन्स नॉलेजफुल रहेगा। और एग्जैक्टली जो आप सीढ़ी चल रहे, किसी का भी यही
रहता है कि वो सच्चे दिल से योगा करना चाहते हैं, बट उसको जो मीन्स इंटरनेट पे नहीं मिलते कुछ चीजों, वही हमको शास्त्र, हाँ। पुस्तक, बुक, आप लास्ट में बुक बताना कौन सी बुक लेनी फिक्स है, क्योंकि जो बोलते हैं ना, आई नो सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, बहुत है, हम सोशल मीडिया से बहुत अच्छे फेमस हुए, क्योंकि अभी ये एक ऐसा युग है जो सोशल मीडिया पे ही चलेगा, बट एग्जैक्टली हम सोशल मीडिया से कुछ बुक रीड कर सकते, कुछ बुक ऑनलाइन कर सकते, कुछ बुक पुस्तकालय में से ले सकते, क्योंकि अभी यूट्यूब में इतना पूरा थोड़ा एडिट किया होता है, वो मिस दिखने मिलता है, इसको सही है गलत है सही है, वो कंफ्यूज रहता है। तो वही नॉलेज ओनली योगा का सही नॉलेज बुक के अलावा कहाँ भी नहीं मिलेगा। मीन्स जो बंदा पूरा योगा में इन्वॉल्व होगा, जो साधु संत होगा, जो पर्टिकुलर पूरा उसने फॉलो किया, वो ही दे सकता है। हम सब भी हमने पढ़ के ही दे रहे हैं, हम पूरा ऐसे साधु संत नहीं है, क्योंकि हमने वो सीखा है, हम गुरु जी ने जो सिखाया वही हम फॉलो कर रहे हैं, उसके सामने हम 5% भी नहीं है। मीन्स वही मैं बोल रहा हूँ कि बुक का नॉलेज करोगे तो बहुत बेनिफिटली रहेगा। पक्का मैं और ऑनलाइन अभी इतना अच्छा है सिस्टम कि ऑनलाइन सभी जगह ऑनलाइन सोशल नेटवर्क हो गया है, तो आपको मिल जाएगी और थोड़ा भी नॉलेज मिलेगा। ओके, सो लास्ट में मैं सोशल जो नेटवर्क के बारे में बात करूंगा, अभी आप ध्यान की तरफ बात कर सकते। हाँ, जो हम यहाँ पे थे अष्टांग योग के, अष्टांग योग यम जो है वो 5 प्रकार के हैं, ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है 5 प्रकार के नियम है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ठीक है, यम नियम। ओके, फिर आता है यम नियम और आसन। आसन क्या है, आपको बैठना है कंफर्टेबल, ठीक है, आसन जय करना है, ठीक है, अपने शरीर को दृढ़ता से, मजबूताई से, उसको फ्लेक्सिबल के साथ उसको आपको बैठना है, कोई भी पोजीशन में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यानात्मक आसन में बैठो तो वो बेटर रहता है, ठीक है। अभी हो गए आसन, फिर हमने प्राणायाम का पूरा सेशन लिया, प्राणायाम हो गया। प्रत्याहार, मतलब अपने इंद्रियों का जो आहार है उस पर नियंत्रण करना। यहाँ पे थोड़ा सा शायद लॉन्ग 5 मिनट में लूंगा आपका प्रत्याहार में। प्रत्याहार क्या होता है, हमारी 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है और चतुर्विध जो है अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ऐसे 4 प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले है 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन से, जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे वर्किंग होता है हमारा, वो है 5 कर्मेंद्रिय, वो है हाथ, पांव, अपना मुंह, ठीक है, और उपस्थिति और गुदा, ऐसे 5 प्रकार के कर्मेंद्रिय है। 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय है, जहां से हमको ज्ञान मिलता है, ठीक है। वो कौन कौन सी है, चक्षु मतलब आंख, श्रोत मतलब जो होता है, श्रोत मतलब कान, घ्राण मतलब अपना नोस्ट्रिल नाक, ओके। अभी हो गया अपना जो है टेस्ट मतलब जिह्वा हो गया, रस हो गया टेस्ट, और हो गया जो स्किन है स्पर्श, ओके, त्वक यानी स्पर्श होता है, ठीक है। तो ये 5 जो ज्ञानेंद्रिया है, ठीक है। और जो है इसका जो आहार है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे तन्मात्रा आता है, यहाँ पे सांख्य की फिलोसॉफी आती है, योग का दर्शन आता है, फिलोसॉफी यहाँ पे आती है कि हमें अपने चक्षु से क्या देखना होता है, मतलब रूप हो गया उसका, क्या हो तन्मात्रा, क्या रूप से हम देख सकते हैं, ठीक है। नाक से क्या होता है, हम सूंघ सकते हैं। जीभ से अलग अलग प्रकार के टेस्ट, जो मेन रूप से 6 प्रकार के टेस्ट है, षड रसा, हाँ, वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। श्रवण मतलब श्रवणेंद्रिय, कान से क्या होता है, सुन सकते हैं। और जो त्वचा है, स्किन जो है, वहां से हम फील कर सकते हैं। ये हो गया उसकी 5 तन्मात्रा बताती है, ठीक है। और जो है इसका जो आहार है, मतलब आंखों का देखना, सूंघना, ये जो 5 प्रकार का आहार है ना, तो उसको हमें नियंत्रण करना है। ये हो गया प्रत्याहार, प्रत्याहार, अपने इंद्रियों का जो आहार है उसको हटा के अंतर्मुखी उसको करना, ठीक है। इसलिए जो ऋषि महर्षि हमारे थे, वो वहां पे जंगल में क्यों जाते थे, क्यों सब छोड़ के वहां पे जाते थे, हिमालय में क्यों जाते थे, ये उसका रीजन था कि वो लोगों का ज्यादा सुने नहीं, ज्यादा लोगों का, मतलब हम आज कितना कुछ देखते सुबह से लेके, वो सब देखे नहीं, सूंघे नहीं, ज्यादा टेस्ट भी ना करें, तो खुद अपने इंद्रियों का जो ताकत है ना, पावर, ओके, वो उसको अंतर्मुखी करें। इसलिए महर्षि पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो है 5 जो है उसको बहिरंग योग कहा है, और जो बाकी 3 बचे, धारणा, ध्यान और समाधि, उसको अंतरंग योग कहा है, ठीक है। और इस तीनों को ही संयम कहा है, संयम के रूप में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रत्याहार, ठीक है। फिर आता है
धारणा। अब अगर आप प्रत्याहार का नियम रूप से पालन करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली चित्त शांत होगा, क्योंकि आपका चित्त कहां से डिस्टर्ब होता है, अपना माइंड कहां से डिस्टर्ब होता है, इसी 5 ज्ञानेंद्रियों की वजह से। आप जितना देखते हो वो सब कहां जाता है, अपना मन पे। मतलब 5 मन को एकादश इंद्रिय भी कहा गया है 11वें नंबर की, और सब का सब आहार लेके हम मन पे डालते हैं, मन भी बुद्धि पे डालते हैं, बुद्धि फिर विवेक करती है और विचार आता है। विचार भी क्या होता है, कार्य में परिवर्तन होता है, वो कार्य होते हैं कर्म इंद्रिय से। ये प्रकार से पूरा एक सिस्टम, एक जो है वृत्त है पूरा, ठीक है, सर्कल चल रहा है, वैसा चलता है हमारा। वो सब इंटरनल है, चित्त की जो वृत्तियां है कैसा है वो पूरा अलग से सेशन जाएगा। तो यहाँ पे और प्रत्याहार हो गया, फिर धारणा। धारणा का मतलब क्या होता है, अगर साधक आपका जो इंद्रियों अंदर है, अंतर्मुखी हो गए इंद्रिया, फिर जो है वो बाहर की या अंदर की कोई भी धारणा को ग्रहण करता है। धारण करना मतलब धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हो कि मैंने बाहर की धारणा की, कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, ठीक है, और मैं वहां पे धारणा कर रहा हूँ, मतलब उनको देख रहा हूँ और पूरा अपना मन वहां पे लगा रहा हूँ। धारणा का मतलब क्या, सिंपल सी वहां पे मन को लगाना, अटैच करना जिस चीज में। अंदर भी आप अपने चक्रों पे लगा सकते हो, अपने हृदय कमल पे लगा सकते हो, अपने सांसों पे आप धारणा कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप इष्ट देवता है, देवी है, जिसको भी आप मानते हो वहां पे आप धारणा कर सकते हो। धारणा कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी मूर्त है, ठीक है, मूर्ति, उसमें मैंने धारणा की और मेरा जो है 5 मिनट तक वो धारणा टिकी, मतलब मेरा मन शांत रहा और वहां पे है, और फिर डिस्टर्ब हो गया, मतलब कहीं और चला गया। ये ऐसे फिर से मैंने अटैच किया, फिर से जो है वो फिर से फेल हो गया, फिर से मैंने अटैच किया, ऐसा रहेगा, वो हो गया धारणा। धारणा का अभ्यास करते करते साधक वो जो टूटता है ना धारणा, उसको थोड़ा और लॉन्ग जाता है, मतलब ज्यादा टूटता ही नहीं है पूरा, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक बिना हिले। अंदर की धारणा तो वो आंख बंद करके बैठ जाएगा, बाहर की तो दिखता ही रहेगा, बाहर से फिर अंदर मुख्य आता है वो, और फिर वो अंदर अपने धारणा जो जिसमें फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि मैंने अपने हृदय कमल पे धारणा की, तो वे में फिर वो ध्यान में परिवर्तित होगी। ध्यान क्या होता है पता है, ध्यान हम कभी कर नहीं सकते। ध्यान जो है वो एक अवस्था है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये जो है सब स्टेप्स है। आप एक स्टेप से एक सीढ़ी चढ़ी, तभी सीढ़ी दूसरी चढ़ पाओगे, तीसरी चढ़ पाओगे, चौथी चढ़ पाओगे। अब अगर आपको रियल योगा का अनुभव करना है तो ये सब सीढ़ियां है, ठीक है। और हो गया तत्र प्रत्येकता तानता ध्यानम। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि ये उसी धारणा में जो एक तानता हो जाती, मतलब मेरे धारणा है ना वो हिलते नहीं, अभी मैंने मन शांत है और धारणा में लुप्त हो गया, वो हो गया ध्यान बन गया। समझ रहे होंगे शायद। मेरे चित्त से मेरे हृदय में मैंने धारणा की, पहले टूट रहा था मेरा। हम समझते हैं ना मेडिटेशन में क्या होता है, मन जाता है, टूट जाता है, कहीं और चला जाता है, डिस्टर्ब होता है, आवाज सुनाई देती है, ये सुनाई दे, सुन आता है, ऐसे कोई ना कोई विचार आते, पास्ट के, फ्यूचर के, प्रेजेंट के, सब प्रकार के विचार आते हैं। इसमें हम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ये होती है धारणा। फिर वो डिस्टर्ब बहुत कम होते हुए फिर ध्यान में लगती है कंसेप्ट, मतलब हमारा माइंड जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। समझ लो ब्रीथ पे है तो ब्रीथ पे अटैच हो गया, और फिर भी उसमें भी कभी कभी जो छूट जाता है, अपना माइंड दूसरे तरफ हो जाता है, ठीक है। तो वो ऐसे होते हैं ध्यान, और उसमें बिना मतलब आपका अटैचमेंट हो गया, सो हो गया, वो हो गई समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एवं समाधि। अपने निज स्वरूप की अवस्था को प्राप्त करना ही समाधि है। सेल्फ रियलाइजेशन इज समाधि। समाधि क्या है, अपने चित्त की उच्चतम अवस्था है, जहां पे आप अगर पहुंच गए तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आप आपका खुद का अनुभव करोगे, वहां पे कुछ भी नहीं है। उसको हम निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य, मतलब चित्त की उच्चतम अवस्था, शून्य अवकाशता, ऐसे अलग अलग समानार्थी शब्दों से हम उद्बोधित करते, जानते कि ऐसा इस तरीके से वो समाधि का प्रकार है। समाधि में भी 2 प्रकार होते हैं, सभी समाधि और निर्विद समाधि, ठीक है। सभी समाधि में क्या होता है कि हम अपने अहंकार के साथ साधना करते हैं, मतलब मैं हूं। जब तक ये चीजें, अहंकार को ही अस्मिता बताया गया है, ईगो हम बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं। जब तक मैं हूं का भाव है अपने चित्त में, मन में, तब तक आप सभी समाधि तक जा सकते हो। सबीज मतलब जो बीज के साथ आप करते हो, सबीज समाधि उसको बोला जाता है। बीज मतलब अहंकार। फिर आते हैं निर्विद समाधि। सबीज समाधि के 4 प्रकार है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। शायद बहुत डीपली ना जाए कि क्यों ये सब क्या है, चित्त की अवस्था है। ये क्या होता है, मेंटालिटी से जब अनुभव करते हैं ना तब पता चलता है
की अवस्था किस तरीके से हमारे अंदर से गुजरती है। और फिर जो आते निर्बीज समाधि, निर्बीज यानी जहां पे बीज है ही नहीं, बीज मतलब अहंकार, मेरा भाव भी नहीं है कि मैं हूं, ऐसा जो अस्मिता थी, ईगो था, वो भी हट गया, निर्बीज समाधि लग गई, वो हो गया धर्ममेध समाधि। उसका दूसरा नाम है धर्ममेध समाधि। ठीक है, जो सभी समाधि है उसको बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि, और जो निर्बीज समाधि है, निर्बीज समाधि, उसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि अब जो है हमें शक्तियां कहां से मिलती है, विभूति कहां मिलती है। विभूति मतलब शक्ति, पावर, सिद्धियां। बोलते हैं ना हमके ये सिद्धियां मिल गई, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सब सिद्धियां सबीज समाधि से निर्बीज समाधि के बीच में जो है रतम भरा तत्र प्रज्ञा। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी होगी महर्षि पतंजलि की पूरी बुक्स जो है, उसमें सब विवरण है, ये बहुत डीपली नॉलेज है। ठीक है, जो रेगुलर कोर्सेस वगैरह करते हैं उनको सब पता चलता है कि वहां पे ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, वहां पे वो प्रज्ञा आती है, वहां पे आपको महसूस होता है, अनुभव होता है, वहां पे आपको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। जो पंच महाभूतों से अनिमा, मतलब जो अष्ट सिद्धि नवनिधि, जो 8 प्रकार की सिद्धियां है, 9 प्रकार की सिद्धियां है, वो सब प्राप्त आपको होती है। आप बैठे बैठे इवन पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान जान सकते हो, बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हो। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति रही जो आपके पास ना हो। पर अगर साधक जो है, व्यक्ति जो है इस उलझनों में, इस शक्तियों में, इस सिद्धियों में रह गया, तो वो वैसे ही पूरे मतलब अपना जो है इस मनुष्य लोक में रहता है, वो परलोक मतलब जो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि शक्तियां जो है वो योग में बाधाएं कही गई, विघ्न है। हमें परमात्मा तक का जो मिलन है उसमें आने वाली विघ्न है, क्योंकि हम इस उलझनों में फंसे और फंस चुके, क्योंकि शक्तियां मिल गई भाई, हम कितना देव को भी हरा सकते, इतने बड़े हो गए, तो फिर हम क्यों परमात्मा को मिलेंगे। परंतु जो वो लक्ष्य है हमारा, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और फिर हम परमात्मा जो भी है, ईश्वर तत्व है, परमात्मा है, जो एक प्रकाशमय है, बोलते हैं ना, उस जीव जो है शिव से मिलता है, वो एक अनुभूति होती है, वो भी प्राण चक्र से निकलती है। तो इस तरीके से अष्टांग योग है। और हमने आज जो सेशन देखा, मैं आज का सेशन का निष्कर्ष कर रहा हूं। सबसे पहले हमने प्राणायाम के बारे में देखा था। एक मिनट, हाँ वो आप बता, थोड़ी देर में बताइए। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो अभी का मीन्स एक बंदे का बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा, जो स्वामी विवेकानंद, जो अभी तक का जो बोलते हैं ना योगा के सबसे बेस्ट माना गया होगा, क्योंकि उसने जो देखा है वो अभी तक के मैंने नहीं सोचा कि किसी बंदे ने भी देखा होगा। जो विवेकानंद, जो अभी तक, जो अभी के युग में अभी जो थे, वही वो कैसे योगा करते थे, वो थोड़ा आप बता दीजिए, क्योंकि वो सभी का क्वेश्चन, उसने इतनी ऊर्जा, जो बोलते हैं ना शक्ति, एग्जैक्टली उतनी ऊर्जा, वो सभी को कैसे प्रभावित हो जाते थे, वो सभी को प्रभावित नहीं करते थे, एग्जैक्टली वो सभी उससे प्रभावित हो जाते थे। सो वो कैसे होता था, क्योंकि सभी लोग उसका बहुत एग्जाम्पल, बहुत अच्छा जो सभी मोटिवेट होते हैं, जो स्वामी विवेकानंद, इस ग्रेट मैन। और हमें तो मुझे बहुत गर्व है कि हम इंडियन हैं, क्योंकि ऐसे महापुरुष इंडियन में, भारत देश में है। तो मैं तो यही माना, आप सभी को गर्व होना चाहिए ऐसे जो बंदे, जो एक्चुअली योगा इंडियन की फेमस माना जाए, जो एग्जैक्टली ये स्वामी विवेकानंद ऐसे महापुरुषों के कारण, जो एग्जैक्टली वो अपने आप को फील करते हो और सभी को बताते हो, अपना कोई ईगो नहीं रखते, सबके लिए, समाज के लिए जीते हैं। तो वो थोड़ा बताइए कि एग्जैक्टली वो क्या करते थे। मींस आपको वो पता होगा। एब्सोल्युटली राइट, यस एब्सोल्युटली राइट। आपने बहुत एक अच्छे से क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। स्वामी विवेकानंद सबसे पहले स्वामी जो है साधु का जीवन जीते थे, ठीक है, परोपकार की भावना से जीते थे। उनके पास सबसे इंपोर्टेंट पावर क्या था पता है, मतलब जो भी उन्होंने देखा और समझ गए तुरंत ही। सबसे इंपोर्टेंट उनकी इंद्रियों का वो वश में कर सकते थे, अपनी इंद्रियों पर काबू था उनका, ठीक है। नंबर सेकंड, वो जो है मेडिटेशन वगैरह बहुत करते थे, त्राटक का अभ्यास करते थे, मेडिटेशन करते। ये सब सारी चीज है ना, आप सबसे पहले मैंने बताया प्राणायाम से भी इंसान देवतुल्य हो जाता है। नियम का पालन करने से ही वो महाव्रतों का पालन किया जाता है, इतना बड़ा है। तो ये योग में ये सभी प्रकार के जो है ना, अगर आप अंदर से जाते हो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया है सभी आप। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो प्रभावित कैसे करते थे लोगों को, वो जहां पर भी गए। मेरा खुद का एक अनुभव है, आप भी अनुभव कर सकते हो कि आप
मतलब किसी और जगह पे गए और आपका जो मेंटालिटी वो पॉजिटिविटी है, जैसे मैं कहीं पर भी गया हूँ, 100 लोग हैं वहां पे और मेरा इतना खुद का इतना पावर है कि मैं वहां पे गया और पॉजिटिविटी थिंकिंग किया मैंने, तो लोग जो है कितने भी गुस्से में अलग क्यों ना हो, ऑटोमेटिकली वो सब पॉजिटिव होने लगते हैं। ये जो एक तरंग होती है, ये माइंड मतलब पावर ऑफ माइंड है, चित्त का जो है वो शक्ति है कि आप, मैंने बोला था ना, पूरे ब्रह्मांड पर आप राज कर सकते हो। मतलब किसी को, अरे इवन इतनी बड़ी शक्तियां है, मतलब हमारे भारतीय संस्कृति में तंत्र विद्या है और मंत्र विद्या है, इतनी बहुत सारी प्रक्रिया है, यंत्र विद्या है, ठीक है, अलग अलग प्रक्रिया होती थी पहले। और सिद्धिया में क्या होता है, मैंने यही आपको बताया था कि सिद्धिया में क्या होता है कि आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि आप अपना खुद का सब कुछ वश में है, आप पॉजिटिविटी थिंकिंग कर रहे हो, तो बाकी लोग का जो अपना जो मन के तरंग है ना, मन से उठने वाली तरंगे, तो सब पॉजिटिविटी होती है। और जो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, ऐसा वातावरण का सर्कल बनता है जहां पे वो एकदम भावुक हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है पूरे मानसिकता के ऊपर भी आधारित है। और स्वामी विवेकानंद जो है, उन्होंने सभी प्रकार से राजयोग को सिद्ध किया है। जैसे भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग तो वो जानते थे, उनकी बुक्स भी है, ठीक है। और जो है वो राजयोग पर प्रॉपर, राजयोग यानी मतलब हठ योग और सीधे समाधि से वो प्रारंभ करते थे, वो होता है राजयोग, ठीक है। वो उनको राजयोग सिद्ध था। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो और हमारी संस्कृति को वो फॉलो करते थे। हमारे संस्कृति में जो तथ्य है वो जानते थे, कौन सा फेस्टिवल क्यों उस इसमें मनाया जाता है, क्यों उस समय पे वैसा पहनना, खाना, सभी प्रकार से उनके पास सभी प्रकार के नॉलेज था। और वो ऑटोमेटिकली बहुत इंटरेस्टिंग थे कि सभी मतलब बुक्स का वो रीडिंग करना, सब बुक्स को जानना। और हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र, ये सभी प्रकार के जो पुराने हमारे ग्रंथ थे, उनका प्रॉपरली संस्कृत से ही ज्ञान प्राप्त करते थे। तो अब देखो, आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा इनके पास जो चीज है, तो वो कैसे पीछे हट सकता है। वो महापुरुष है, मतलब देव तुल्य वो हो गया। तो ऐसे है स्वामी विवेकानंद जी हमारे थे, और उनके विचार आज भी प्रस्तुत है। इतना मेंटालिटी इतनी गजब थी कि वो युवा के लिए वो प्रेरणादायक थे, आज भी है उनके विचार, आज भी हम समझ सकते हैं। इतना बड़ा वो, हर एक शब्द में वो, कैसे भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, किसी भी परिस्थिति में आप वो उभर के निकल सकते हो, हताश नहीं होना है, आप पहाड़ भी तोड़ सकते हो। मतलब इतना सारा, आप बोलना सिंपल सी है बात, कोई भी बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, पर वो उन्होंने करके दिखाया कि नहीं, ये मुमकिन है। आप मन से मजबूत है, शरीर से मजबूत है, तो कुछ भी कर सकते हो आप। ये उन्होंने साबित करके दिखाया। तो इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आप समझ रहे होंगे शायद। और भी कुछ क्वेश्चन है तो बता सकते हो। या बिल्कुल, अभी तो कुछ इतना क्वेश्चन नहीं रहा, बट आप आगे बता सकते हो, रिविजन कर सकते हो। हेलो मेहुल जी, आप आगे बता सकते हो। जो अभी आपने बोला कि पूरा क्लास का, थोड़ी सॉरी जी, नेटवर्क का इशू हो गया। या बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में मेहुल जी ने बताया, सो वो एनर्जी मैन थे। सो वही जो एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम नहीं सोचते ये सब बातें हैं कि ये सब बुक, बट ये कभी करना, फॉलो करना इम्पॉसिबल है। सो इम्पॉसिबल है, वही हमको रोक रहा है। सब कुछ पॉसिबल, बट उसमें 100% डालना है। सो वही मैं कह रहा हूँ कि आपने 100% डाला, पर 100% ऐसे नहीं, बाद में आप हट गए। आप कुछ छोटी चीज कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट है, तो आप किसे 100% डालते हो। वैसे ही 1 मिनट, आपको जो बोला कि जो आपका जो टारगेट है, वैसे ही आपको उसमें 100% सब कुछ पॉसिबल है। हम अभी सब लड़ रहे हो, बिल्कुल ऐसा कुछ सोचो ही मत। सब कुछ है, हंसते हंसते सब कुछ हो सकता है। ओके, सो इसमें ऐसा था कि ये सब सिर्फ बातें नहीं है, ये हमारे ऋषि महर्षियों ने पूरा निचोड़ के, अनुभवों से निचोड़ के, सभी अपने गुरुओं से, परंपराओं से जान के, महसूस करके वो उन्होंने लिखा है। और मनुष्य संपूर्ण जाति का कल्याण हो, इस भाव से उन्होंने सब लिखा है, ठीक है। इसका आप जब अनुभव करेंगे हर एक प्रत्येक क्रिया का, इसलिए तो हमारे जो वेदों में है ना, पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है ना, वो सब वेदों में। ये जितने भी हम देख रहे हैं ना, जितना टेक्नोलॉजी जो भी देख रहे हैं, सब कुछ अपने वेदों में पहले से मौजूद है। अपौरुषे वेदा, हाँ वेद है ना, बहुत अभी बहुत सारी चर्चा ऐसी है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। तो हमारी संस्कृति को अगर आप नहीं समझते ना, तो किसी से जानो, किसी से समझो, बुक्स अच्छे से रीड करो,
ताकि आपको वो समझ में आएगा। ओके, अभी आप रिन्यू कर लीजिए थोड़ा। हाँ, मैं निष्कर्ष करना चाहूंगा, जो आज का हमारा जो सेशन था उसमें हमने प्राणायाम के कैसा करना चाहिए, प्राणायाम का जो शाब्दिक अर्थ है, कौन कौन सी योग की ऐसी किताबों में प्राणायाम का वर्णन है प्रमुख रूप से वो सब जाना, प्राणायाम के कितने प्रकार है, कब प्राणायाम करना चाहिए, प्राणायाम के लिए लोकेशन कौन सा है, कैसे बैठना चाहिए, और प्रारंभिक अवस्था से जो अभ्यास करना चाहते हैं प्राणायाम का उनको कब से करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, प्राणायाम हेल्थ से किस तरह से हमको बेनिफिट मिलता है, मेंटलिटी में किस तरह से बेनिफिट मिलता है हमको, वो सब चीजें हमने बताई। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे जो ट्रेडिशनल बुक्स में जो था संस्कृत के जो श्लोक में, उसका मैंने अर्थ करके यहाँ से पूरा प्रयास किया है कि प्राणायाम का विस्तृत वर्णन यहाँ से किया है मैंने। ठीक है, आप सबके आशीर्वाद से। और दूसरा नंबर जो है, हमने फिर अष्टांग योग से कुछ रिलेटेड शॉर्टकट में सब देखा, उसमें पर्टिकुलर ध्यान के बारे में सब देखा। वैसे ध्यान के 3 प्रकार बताए गए हैं, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योतिर्ध्यान, 3 प्रकार से। ठीक है, ये आपको बीच में भूल गया था बताने के लिए, अभी बता रहा हूँ। सूक्ष्म ध्यान, स्थूल ध्यान और ज्योतिर्ध्यान, ये अकॉर्डिंग टू महर्षि हिरण्य संहिता के अनुसार है। ठीक है, फिर जो है कपालभाति प्राणायाम नहीं है, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो इस तरीके से हमारा पूरा, और बाकी स्वामी विवेकानंद जो है, अपनी भारतीय संस्कृति है, अपनी भारतीय परंपरा है, ये सभी विषयों के आधारित हमने आज चर्चा की। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मिस्टर फ्लेक्सिबल मैन का, क्योंकि आपके पास कितना नॉलेज है, आप कब बांट पाओगे, आपको एक स्टेज मिलता है तो आप वो नॉलेज को बांट पा सकते हो। और मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे से भी, जो आगे जो भी वो अच्छा जानते हैं उनको भी आप इन्वॉल्व करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हर एक को सही पता चले। ऐसा नहीं कि आप पद्मा से लगा दिए, मतलब सिंपल सी बातें हो गया, किसी का ये हो रहा है वो, ऐसा नहीं, फिजिकली मूवमेंट नहीं है। पता है, मैं सभी गर्ल्स एंड बॉयज को सभी को बताना चाहूंगा, फ्रेंडली बताना चाहूंगा कि आप इस सभी चीजों को समझो। अगर मतलब आप ही ओनली फिजिकली मूवमेंट करवा रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में आप योगा सिखा रहे हो देश विदेशों में, तो हम मतलब इंडिया का वो क्या वो पॉइंट है जो विदेश लेना चाहते हैं, वो है आध्यात्मिक। ठीक है, हमारा भारत गुरु सभी देशों का, क्योंकि उसमें आध्यात्मिकता है, उसमें भारतीय जो संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, उनकी जो सभ्यता है वो महान है। उसमें मतलब 100 बार भी गलती करे फिर भी उसको माफ किया जाता है। ऐसे दिलदार लोग इंडिया के, भारत के रहवासी है, और हर एक कल्चर का बहुत सारा महत्व है। तो ऐसा नहीं कि हम ओनली फिजिकली मूवमेंट करवाए और पैसे ले रहे हैं, आप पैसा लो वो भी एक जरूरी पार्ट है। ठीक है, पर उसके साथ साथ आप प्रॉपरली अपने जो टेक्स्ट में है उसके हिसाब से सिखाओ उनको। वो अनुभव होना चाहिए कि मतलब प्राणायाम से रियल में क्या होता है, ध्यान से क्या होता है, योग का जो लक्ष्य क्या है, उद्देश्य बहुत बड़ा लक्ष्य का। ऐसा नहीं कि फिर हमने ऐसा किया वैसा किया और हो गया योग। ठीक है, और शुद्धि क्रिया को इन्वॉल्व करो, ये सब बहुत सारी चीज जरूरी है। और मैं बस ये मेरा भाई जो है मिस्टर फ्लेक्सिबल मैन, उनका मैं हृदय पूर्वक सच्ची बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अरे भाई ऐसा मत बोल। कोई बात नहीं, तो ठीक है। मैं मेहुल जी, आपको 5 क्वेश्चन है जो मेरे भी है और एनी टाइम सभी के होंगे। तो सभी के क्वेश्चन को, मेरे ही नहीं है सभी के है, मेरे का तो सब कुछ क्वेश्चन हो गया है क्लियर, एनी मीन्स सब। हेलो, एक मिनट मेहुल जी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है मेहुल जी का। हेलो, एक मिनट, थोड़ा 5 मिनट वेट कर लीजिए, मैं मेहुल जी को फिर से ऐड करता हूँ। यस गाइस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप प्लीज मेहुल जी के आईडी पे जाइए। एक मिनट, वेरी गुड, या सही रहना है। सभी को यही बोल रहा हूँ कि सब लोग पॉजिटिव रहो। अभी के टाइम में कुछ डरो मत यार, जितना आप डरोगे उतना मीन्स ओवर कॉन्फिडेंटली भी नहीं होना है। सॉरी, तो मेहुल जी सॉरी, आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी मेरा बात सुनो। जनरली में सभी को मीन्स इसमें नहीं लिखा है, बट जनरली में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी कोविड बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, चल रहा है। ओके, और उसमें ओनली 21 सॉल्यूशन दिखा रहा है योगा। ओके, और हाँ, जैसे कि मैं अभी सभी को बता देता हूँ कि वैक्सीन लेना कुछ बुरी बात नहीं है, अच्छा है, मैं यही बोल रहा हूँ। बट वैक्सीन कब लीजिए, जब आपका बॉडी परफेक्टली फिट हो तभी। और वैक्सीन देखो, जो भी बंदा योग करता होगा, अच्छा योगा करता होगा, उसने वैक्सीन लिया, उसको कुछ इन नॉन मीन्स आड़ असर नहीं हो गया। जैसे कि किसी ने वैक्सीन लिया, उसको दूसरे दिन ताव आ गया, मीन्स पूरा बॉडी हिल गया, टूट रहा है, ऐसा हो रहा है। सो ये क्यों हो रहा है कि हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति कम है।
इसलिए। और वैक्सीन भी ऐसा है जो आपको शक्ति मीन्स वो कैपेबल हो। देखो एग्जाम्पल ये भी जो हमारी दवा भी हमको पूछ रही है कि आप कैपेबल हो या नहीं हो। सो वही कह रहा हूं कि इसलिए योग कीजिए जिससे आपका अपना जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ सके। ये अभी के टाइम बहुत जो कोरोना बहुत फेमस है हो गया है, जो सभी मीन्स अभी के बहुत गंभीर परिस्थिति ज्यादातर घरों में चल रही है। सभी घर में कोरोना हो मीन्स कोरोना हो गया है, सभी घर में मोस्ट ऑफली कोरोना है। यहाँ जाओ तभी सभी घर में कोरोना है। और अभी माहौल में भी सब लोग बाहर भी निकल नहीं पा रहे। बहुत मीन्स एक चीज अच्छी भी एक चीज बहुत बुरी भी है। जो सभी लोग को मीन्स आवक जो पर्सनली जो मेहनत करते हैं जो धंधे वाले लोग उसको भी बहुत दिक्कत हो रही है। वो बहुत मीन्स वो डिप्रेशन में आ रहे हैं। मीन्स मैं आप सभी को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर मीन्स के आप लोग डिप्रेशन मीन्स के आपकी चिंता बहुत बड़ी है। मीन्स यही बोल रहा हूँ कि या मीन्स सभी का मीन्स खाना पीना ही बंद हो जाए, जो आ रहा है इनकम भी बंद हो जाए, वो बहुत हार्ड है। मीन्स परिस्थिति बहुत उसकी हार्ड होती है। सो उस टाइम पे मैं यही बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा कभी अभी एक देख लो, ये आज नहीं कल चल रहा है। हम उसके भरोसे नहीं रह सकते कि ओपन हो लॉकडाउन खुले हम, क्योंकि हम भी बाहर भी जाए। तो अभी आपको क्या करना है, एक मैं पॉजिटिव थिंक दे रहा हूँ कि आपको सोशल मीडिया में जाना है। सोशल मीडिया ही सभी का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। सभी का सोशल मीडिया सॉल्यूशन मीन्स आप उस पर कुछ कर सकते हो। आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप ज्ञान भी बांट सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट आपका मन शांत रहना चाहिए, बी पॉजिटिव रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, तभी वो आप सोचोगे। हमारा माइंड इतना हर एक देखो हमारा माइंड इतना है जो बोला है ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं है, बट सच्चे दिल से हमको ढूंढना है वो क्वेश्चन का आंसर, तभी हमको मिलेगा। तो एग्जैक्टली वही कह रहे हो। आपका प्रॉब्लम है तो आप सच्चे दिल से पूछे। सभी को पूछ रहे हो अच्छा है, बट अपने दिल को सोचो कि यार मैं ऐसा करूं और थोड़ा ट्राई करो। मीन्स ऐसा नहीं ये ट्राई करूंगा ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं। पॉजिटिव थिंक रहेगा तो सब कुछ होगा। ओवर कॉन्फिडेंसली नहीं रहेगा। ओके, सो पॉजिटिव थिंक करना। ओके मेहुल जी, मैं आपको 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन ये है कि प्राणायाम का जो अभी के कोरोना में कौन से प्राणायाम करने चाहिए। क्योंकि कोरोना जो पेशेंट है, कोरोना में जब कोरोना है नहीं उसको नहीं, जो कोरोना है घर पे रहते हैं, हॉस्पिटल में वो तो अच्छे कर रहे होंगे, उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा होगा। जो घर पे कोरोना हुए होंगे तो उनको कौन से प्राणायाम करना, क्योंकि कुछ प्राणायाम नहीं भी करना चाहिए क्योंकि हमारा ब्रीदिंग को हार्ड इफेक्ट होती है। सो वही क्वेश्चन है कि कौन से प्राणायाम करने चाहिए जो कोरोना के टाइम में, जो अभी बंदा कोरोना में है और जो बंदा कोरोना में नहीं है, और वो कौन से प्राणायाम अभी कर सकते हो जो इन फ्यूचर के लिए अच्छा कौन सा रहेगा, वो आप बताइए। हाँ, सबसे पहले है कि प्राणायाम हर एक इंसान की कैसे कैपेसिटी होती है, अलग अलग कैपेसिटी, उसकी लंग्स की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले है जो ढोकनी क्रिया, मतलब उससे पहले नोस्ट्रिक क्लीनिंग की प्रोसेस वो सब करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कपालभाति भी कर सकते हो, जिसका जो भी मतलब कैपेसिटी कपालभाति कर सकता है। ओके, सो कपालभाति करे। ठीक है, कपालभाति में भी अलग अलग प्रकार, जैसे ऐसा भी लोग करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ब्रीथ आउट कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं कपालभाति का अभ्यास। ठीक है, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा बेटर है। अनुलोम विलोम, इनहेल लेना एंड एक्सेल करना। ठीक है, ये इनहेल तो एक्सेल करना है। और जो है भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत बेटर है। ठीक है, भ्रामरी जो है, अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन है, और कपाल भाती षटकर्म जो है शुद्धि क्रिया वो भी वो कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बाकी इसके मेहुल जी पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप भस्त्रिका बोलना चाहते थे पर कपालभाति बोल दिया था। एग्जैक्टली हाँ, नहीं वो जी, ओके ओके। मींस ये वाला सो ये सब या कपाल नहीं, ये वाला भस्त्रिका मतलब ये जो है कपालभाति जो है षटकर्म, वो ऐसा भी किया जाता है, अलग अलग टाइप से ना। या बिल्कुल। फिर वो जो भी कंफर्टेबल जैसे भी है वैसे कपालभाति शुद्धि क्रिया। ठीक है, बिल्कुल। प्राणायामों में कंफ्यूज हो गया था इसलिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए। भस्त्रिका कैसा हार्डली जाता है, इनहेल टू एक्सेल, उसमें बहुत इनहेल टू एक्सेल करना होता है, वो थोड़ा हार्डली।
हाँ वो अभी ज्यादा नहीं करना, मतलब करना ही नहीं चाहिए। अनुलोम विलोम ठीक है, ब्राह्मणी ठीक है, कपालभाति का अभ्यास कर सकते हो शुद्धि क्रिया के दौर पे। बाकी आप जो है ब्रीथ आउट फास्टली कर सकते हो, धीरे धीरे से अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे आप कर सकते हो आगे, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक। ओके ठीक है, तो सभी लोग को पता चल गया कि कौन सा प्राणायाम एक फर्स्ट जो सबसे बेस्ट माना गया है तो नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम प्राणायाम, दूसरा ब्राह्मणी प्राणायाम, और थर्ड जैसे कि आप शुद्धि क्रिया में कपालभाति कर सकते हो, ये आप कर सकते हो जो कोविड जो जिसको कोरोना हुआ है। ओके, डरना नहीं है। यस। दूसरा क्वेश्चन वही है कि अभी के जो सब दो तरह के पोस्ट रहते हैं कि जो एक कि मेरे को कोरोना नहीं होगा, मैं सब कुछ करता हूँ, योग करता हूँ, वो करता हूँ, और दूसरा यही रहते कि यार क्या करूँ, कोरोना हो गया है तो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। मीन्स ये दोनों का माइंड होता है, तो इक्वल कैसे रहना चाहिए। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कहने का अर्थ है ये कि हाँ मुझे कोरोना नहीं होगा, वो मैं पॉजिटिव, यस मैं हंसता रहूंगा, योग करूंगा, मैं अपना बॉडी को टेक केयर करूंगा। ओके, वो कैसे रख मीन्स उसका पॉजिटिव थिंक कैसे रखना है, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंसली हमको तोड़ देते या सभी अभी कुछ ऐसे भी हो गए। मैं ऐसा नहीं बोला कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मीन्स कोरोना एक वायरस है, ऐसा नहीं है कोरोना योगा वाला बंदे को भी हो सकता है, बट वही जिसने मैंने देखा बहुत ऐसे न्यूज में भी आया और प्रैक्टिकली भी देखा, कोरोना अच्छा योगा कर रहा है इसको भी होता है, बट वो कोरोना ऐसा रहता है जो 1-2 दिन में भगा लेता है। जैसे कि जो जुकाम हुआ है ऐसे भगा देता है योगा, उसको योगा का डैडी सिकली कहते हैं। तो वही कहना चाहता हूँ कि उसको मेहुल जी वो पॉजिटिव थिंक कैसे रखे, सब जो इक्वली रहना चाहिए, नो ओवर कॉन्फिडेंस, नो नेगेटिविटी। यस यस, इसमें क्या होता पता है कि हमें पहले सर्दी जुकाम ऐसे नॉर्मली होया करते थे, कोरोना से पहले भी हमें हर एक इंसान को कुछ ना कुछ होता ही रहता, प्रॉब्लम हो ही रहती थी। अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा भी हुआ और वो 3 दिन 5 दिन चलते रहते, कुछ भी होता नहीं था। घर का खाना किया, फ्रेश खाना खा रहे हो, घर पे रह रहे हो, जो मतलब हमारा जो हर एक कल्चरल का जो यूज करते हो, जैसे उकाड़ा बना के पीते हो आप, ठीक है, हल्दी वाला दूध पीते हो, ऐसे भी बहुत सारे अलग कल्चर के हिसाब से तो वैसे पीते थे, वो हो जाते ठीक। अभी सबसे इम्पोर्टेंट डर है, ठीक है, व्यक्ति में अभी थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हुआ कि उसको तुरंत ऐसा लगने लगा है कि अरे मेरे को हो रहा है, मतलब कोरोना हो गया, क्या हुआ, सर्दी मतलब लंग्स की कैपेसिटी कैसे होगी, ऑटोमेटिकली डर रहा है और इमोशनल से फिर हार्ट बीट बढ़ती है। मैंने सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास किया तभी बताया था कि डर रहे हो तो हार्ट बीट बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली आपको सांस की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है कि घर का शुद्ध आहार लेना है, सात्विक आहार लेना है, अपनी दिनचर्या अच्छी रखनी है। आप मतलब आज से लोगों को ज्यादा होता है कोरोना, पूरे दिन खा पी के सो रहे, ऐसा नहीं होना, तामसिक प्रवृत्ति नहीं बना रहे, चाहे आप राजसिक बनाओ या सात्विक बनाओ, ठीक है, ऐसे प्रवृत्ति बनाओगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, ठीक है। वैसे कोरोना एक वायरस है तो उससे हमें और कॉन्फिडेंटली भी नहीं होना है कि मुझे नहीं होगा, मैं घूम रहा हूँ हर जगह पे विदाउट मास्क पहन के, आओ मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं योगा करता हूँ मुझे नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं योगा करता हूँ तो मुझे नहीं होगा, ये कैसा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पता है। मतलब WHO वहां पे जो है पूरे इतने सारे बता रहे केसेस है, सबको मानना ऐसा भी नहीं है, इक्वल में चलना है आपको, भी पॉजिटिव रहना है, हंसते रहना है, स्टे होम स्टे स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है। मैंने जो बताया लाइफस्टाइल, फूड कैसे लेना है, दिनचर्या कैसे अच्छी करनी है अपनी, ठीक है, और वर्क करना। ये लॉकडाउन में आप बहुत कुछ अपना खुद का वर्क कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप खुद को पहचानो कि आप किसके लिए बने हो और कौन सी चीज आप कर सकते हो। सबके अलग अलग स्किल है, सब अलग अलग कर सकते हैं, सब भगवान ने अलग अलग कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो आप में से वो कौन सी चीज है वो आप कर सकते हो। तो खुद का वो अनुभव करके देखो और फिर उस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो। ओके, तो ये सिंपल सी बात है, आप ध्यान। ओके, मेरा तीसरा क्वेश्चन वही है कि अभी जैसे कि बोला कि आपने यस पॉजिटिव थिंक रहना है, हाँ, और मैं एग्जैक्टली शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जस्ट थोड़ा डाइट मिताहार जो बोलते हैं
जो हमारे 4 पार्ट में विभाजित किया है कि 50% आहार लेना है, 25% पानी पीना है, 25% खाना कम रखना है, वो छोटा सा मीन्स स्मॉल में डिटेल में समझा लीजिए। आहार सब लेते वो मत बोलो, मीन्स वो न मत समझो कौन सा लेना चाहिए, आहार कैसे लेना चाहिए वो। कितने क्वांटिटी में आहार फूड को लेना चाहिए, ठीक है। आपने जो कंसेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट धारणा, वो कैलेंडर संहिता में है। अपने एब्डोमिनल के 4 पार्ट होते हैं, अपने स्टमक के पेट के 4 भाग समझ लो, उसमें से आधा भाग किया, आधा भाग फूड है, ठीक है, आपका जो है भोजन है। दूसरा आधा भाग है, उसमें से फिर 25% क्या है कि जल है, ठीक है, और 25% उसको खुला रख देना हवा के लिए। ये जो है मिताहार की कंसेप्ट है, ठीक है, धारणा है कि मिताहार कैसा खाना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। बाकी आपको भूख से कम ही खाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप क्या खा सकते हो अभी के लिए स्पेसिफिक, ठीक है। जैसा वर्क फूड कैसा होता है पता है, डाइट का प्लान हर एक व्यक्ति से अलग अलग होता है। जैसा व्यक्ति का वर्क है उस हिसाब से उसको डाइट लेना चाहिए। पर सामान्य तौर पे हम बताएं सभी के लिए एक साथ में, तो हमको पौष्टिक आहार लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, जो बैलेंसिंग जो है डाइट। समझ लो मैं खुद का मेरा बता रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे जो मेरा जो एरिया है वहां पे मुझे जो फ्रेश फूड मिल रहा है ना, फ्रूट्स, वो मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है। जो अनाज है, सभी प्रकार का अनाज वो मैं खाऊंगा, ठीक है। और शुद्ध आहार मतलब बनाया और 3 घंटे अंदर ही खा लेना है, 3 घंटे के बाद वो तामसिक आहार हो जाता है, 3-3.5 घंटे के बाद, तो वो ज्यादा हमें नहीं खाना है। जो फ्रेश फूड है, जो नया बनता है वो खाना है, पड़ी के पैक में, वो सब इन्वॉल्व करना है। फास्ट फूड, जंक फूड वो कुछ भी नहीं खाना, ठीक है। शुद्ध खाना खाओ। बाकी आपका जो कल्चरल का जो है, ठीक है, आपके परिवार में आपके दादा दादी जो है वो जिस आहार को लेके आ रहे थे, वो आपका होता है कल्चर, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, वो आप खाना खाओ। हर एक क्षेत्र में के प्रांत के अलग अलग से सब है, तो वो अलग अलग हिसाब से वो खाएंगे जो कल्चरल फूड है। ये सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये होता है आहार का, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। चौथा क्वेश्चन मेरा वही है। जैसे कि अभी ये बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन है और ये अच्छा मीन्स मैं ये क्वेश्चन को ज्यादा मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यार तो भूल गए कि यार ये क्या, हम सिर पूरा मन बना के रख रहे उदास का वो। तो लाफिंग, जैसे कि हंसना, लाफिंग कितना इम्पोर्टेंट है वो आपको बताना है। लाफिंग बिल्कुल चाहिए, दिन में एक बार हंसना, मीन्स ऐसा नहीं है एक बार ऐसे, लाफिंग सिस्टम से हंसना है, जो मीन्स हंसना ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं दिखा सकते कि मैं अंदर से दुखी हूँ बाहर से हंस रहा हूँ। यहाँ से स्प्रिंग दबेगी, बिल्कुल स्प्रिंग दबेगी। आप जनरली क्या कर रहे हो, हम मीन्स मैन को ज्यादातर रहता है, क्योंकि आप देखना ये एग्जैक्टली आप मेहुल भाई इग्नोर करना, ज्यादातर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम मैन को होता है, गर्ल्स को नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी बात शेयर कर लेती है यार, ये नहीं मेरे को ऐसा है तो शेयर कर लेती है। इसलिए वो अपना दिल का जो भी था ना, जो भी दर्द, जो भी बनाया हुआ जो टेंशन वो डाल लिया दूसरे पे या छोड़ दिया बात। वो अच्छा है, वो हमको ये सीखना भी चाहिए। कोई भी बात में हमने दूसरे को बोला, वो भी अच्छा इंसान होगा तो वो समझेगा, उसको भी मोटिवेट करेगा कि यार इसने मुझे टेंशन दी और टेंशन शेयर किया, तभी मैं उसको पॉजिटिव थिंक रखूं और मैं भी पॉजिटिव, तो वो अच्छा है। वो लेडीज से वही हमको एक यही बात सीखनी चाहिए कि वो शेयर करो। कोई बात नहीं, हम शेयर करोगे तो हम डाउन नहीं हो जाएंगे, मीन्स वही। सो शेयर मीन्स दूसरा कि यही कि जैसे कि मैंने बोला ना कि आप बाहर से खुश रहे हो, अंदर से दब रहे हो। जैसे कि स्प्रिंग दब रही है, आज खुश रहे, कल स्प्रिंग दब रही है, और जब ये स्प्रिंग उछलेगी ना, तभी आप डायरेक्ट मीन्स ऐसे मीन्स डिप्रेशन में होगे या दो अटैक होगा। ये दोनों ही चीज हो सकती है, क्योंकि वो स्प्रिंग आपने दबाया रखा है, आपने दुख दर्द किसी को बताया नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि मैं दुख और दर्द किसी को बताता नहीं हो, वो मैं स्ट्रांग हूँ, और वो स्ट्रांग होके क्या करना है जो हमारी जान ले रहा है। एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ, जो हमारी जान ले रहा है वो स्ट्रांग होके क्या करना है। हम वो सबसे कमजोर हुए जो हमारी जान ले रहे हैं, जो दर्द और दुख को तोड़ रहे, ये कह रहा हूँ एग्जैक्टली। तो मैं एब्सोल्युटली राइट कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि वो दर्द सब कुछ है, या आप उसको नहीं मीन्स उसको नहीं तोड़ सकते तो सबको शेयर कर लो यार, अपना बंदा यार, मैं तो फ्रेंड को बोलो यार, वो सब मीन्स उसको मीन्स के बोलेगा कि यार ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो बोला वो भी अच्छा है।
अभी पता चलेगा, इसको बोला ये मुझे ऐसा रिस्पॉन्स किया, उससे डिमोटिवेट मत हो। सब लोग एक जैसे नहीं होते, सभी को समझना। और एक्चुअली मैं यही बोल रहा हूँ, सभी लोग एक दूसरे को समझते नहीं है अभी के टाइम में। वो सबसे मेन जो दिक्कत रहती वही, उसको समझो भाई। जो दर्द में है उसको समझो, उसको मोटिवेट कीजिए, यार ये सब होता रहता है, सब कुछ है, मैं हूँ, तू है, तो हम सब है, तो तू क्या डर रहा है यार, हम सब मिलके सॉल्यूशन निकालेंगे। वो सब छोड़ यार, अभी सब एंजॉय करते हो, वो सब कुछ छोड़ना है। ऐसे बाहर से पॉजिटिव है और अंदर से पॉजिटिव, दोनों तरह रहना है वो। और मैं तो यही बोल रहा हूँ, ये सीखना है गर्ल्स से, जो बात को शेयर करना। क्योंकि एग्जैक्टली आप हंसते रहोगे ना, ऐसे हंसने की कोशिश करोगे, वो हंसी नहीं निकलेगी। जैसे कि आपने एंटरटेनमेंट कॉमेडी शो देखा, तो थोड़ी देर के लिए आपने वो अच्छा है, वो हमको थोड़ी देर के लिए फेस करना है, बट दिल से फेस होना है तो शेयर करो, कुछ गलत नहीं होगा। मॉम डैड से शेयर करो, वो तो हमारे भगवान है, भगवान को आप ऐसे कुछ मन में शेयर करते हो तो वो अच्छा है ना, हमारे गॉड है, तो उसको शेयर करने में क्यों जंजड़ा कर रहे। तो वही है, तो शेयर करो, वो बेस्ट रहेगा। और एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ कि लाफिंग क्यों जरूरी है, जैसे कि वो अंदर बाहर से कैसे पॉजिटिव थिंक रहना है, वो मेहुल जी आप पता है। और ये मैं सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट इलाज है, इसमें कोई दवा की भी जरूरत नहीं है, कोई दुआ की भी जरूरत नहीं, अपने आप कुछ स्ट्रॉन्ग हो सकते। यस यस, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली राइट। आपने जो बताया वो सब सारी बात सही है। और हम मतलब सब यंगेस्ट जहाँ पर जितने भी जॉइंट है उसको सबको अनुभव किया हुआ है बात है। यहाँ पे आपने बात बताई, रिसर्च में पाया गया है, अमेरिका के रिसर्च में, जिसके पास फ्रेंड्स ज्यादा है, जिसके पास फ्रेंड्स है ना, वो इंसान ज्यादा जी सकता है, क्योंकि वो डिप्रेशन में नहीं आता। ठीक है, वो जो है आत्महत्या खुद के नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता? कि वो अपनी सब बातें किसी को और से शेयर कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसके पास गर्लफ्रेंड ही है, वो उसके पास जो भी फ्रेंड्स है सबसे शेयर कर रहा है, मन हल्का है उसका। मतलब वो सब बातें चीजें अपने अंदर डाल डाल के अंदर घुस के डिप्रेशन में अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, वो रिलैक्स हो जाता है। और गर्ल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पावर क्या होता है कि वो जो है, स्त्रियां जो होती है, वुमेन्स, वो संवेदनशील होती है, वेरी इमोशनल होती है, वो तुरंत रो देती है थोड़ी थोड़ी बातों पे, मतलब दूसरे को सब बता देती है। हम बताते हैं ना कि स्त्री के बात पेट में बात नहीं जमती, मतलब वो जो भी है किसी और को बता देती है, रिलैक्स हो जाती है, उसके माइंड से रिलीज हो जाती है, तो उसके अंदर वो ज्यादा वो नहीं आती कि वो ज्यादा डिप्रेशन में जाए। हाँ, आजकल क्या है कि बॉयज में ज्यादा क्यों दिखा दे रहा है कि वैसे हर जगह पे जो है, मतलब पर्टिकुलर इंडिया में जो है करियर को लेके बहुत बड़ा एक चल रहा है कि करियर बनाना है। जो बॉयज होते हैं स्पेशल, उनको ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एज होने के बाद उसको करियर के बारे में फिक्र होने लगती है, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, कभी एज हो रहा है, घर वाले प्रेशर दे रहे, ये करो वो करो। क्योंकि हम जो है ना, बस सभी को नौकरियां चाहिए, समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट नौकरियां चाहिए। हर एक इंसान तो कैसे नौकरी ले पाएगा? मतलब सभी पेरेंट्स को भी बात समझनी चाहिए कि जिस व्यक्ति का जैसा, जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसमें उसको भेजे, खेल में है तो खेल में भेजे। एजुकेशन में सभी का तो नहीं हो सकता है ना, किसी को बिजनेस मैन बनना है, किसी को ये करना है वो करे, जिसको जो भी इंटरेस्ट है उसमें उसको भेजे। फोर्स मत करो, फोर्स करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसकी थिंकिंग ना वो अंदर घुसता जा रहा है। और अगर उसके पास फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं है तो वो किसी और को बता भी नहीं पाएगा, और इसकी वजह से एक दिन वो जो है आत्महत्या भी कर लेता है। वो सब, अरे ऐसे मेरे फ्रेंड भी ऐसे है कुछ जो हमारे एज के 23 के भी उन्होंने सुसाइड किया हुआ। कौन सा रीजन होगा सुसाइड करने का? कुछ ना कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट करियर, फैमिली से जो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, फैमिली जो अपने अपने वर्क में चल रहे। ठीक है, पहले परिवार क्या होता था, कुटुंब का शब्द का मतलब क्या होता है कि सब इकट्ठे है, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सभी प्रकार से एक दूसरे को सभी सब चीज पता ही है। यहाँ आजकल क्या हो रहा है कि कोई 4 भाई है, जो बहन है, घर में रह रहे हैं, उनको एक दूसरे की बात भी पता नहीं, क्या स्टडी कर रहा है, उसका इंटरेस्ट किसमें है, किसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके फ्रेंड्स कौन कौन से, कुछ भी पता नहीं। इवन सब अपने अपने जो वर्क है उसमें व्यस्त है, बिजी हो गए। तो कुटुंब, इसलिए तो हमारा भारतीय संस्कृति की वो महानता है कि अगर हमारे कुटुंब की जो सभ्यता थी, परंपरा थी कुटुंब में रहने की, 50-50 लोग एक साथ में रहते थे, उनको अलग दो को कमरा अलग नहीं था, सब ऐसे सोते थे, मतलब खुली हवा में। ये जो हमारी परंपरा रही है वो बहुत बेटर थी, उसमें आयुष्य बढ़ता था व्यक्ति का, वो खुल के सब अपने परिवारों को, फ्रेंड्स को बताता था।
आजकल सब डिप्रेशन हो रहा है। करियर तो है, एक एज हो गई है, शादी का टेंशन है, पैसे कमाने हैं, सभी चीजों को ये सब, और मतलब जो है फैमिली से भी ऐसा होता है कि ये अभी तक नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा सब चीजें, और उसके पास सभी वो फ्रेंड्स भी नहीं होते अच्छे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं, आपके जो फील्ड है उसके हिसाब से, आपका जो नेचर है, आपका बिहेवियर है उसके हिसाब से फ्रेंड्स बनाओ, और सबसे बात शेयर करो। शेयर करने से आपका मन हल्का होगा, आप रिलैक्स होगे और आप अच्छे से जी पाएंगे। जिंदगी को पॉजिटिव हो गए, आनंद के साथ कैसे जीना है, या बी पॉजिटिव हो गया जी हाँ, बी पॉजिटिव, यस। जिंदगी को कैसे जीना है, आनंद के साथ जीना है। आपको किसी के साथ अपेक्षा नहीं करनी है। अगर मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं और आपने वो मेरी बात, मेरी जो मैंने अपेक्षा की, इच्छा रखी आपसे, आपने पूरी नहीं की, तो मुझे दुख होगा। संस्कृत में से सूक्ति है, आसक्ति ही दुख से कारणम। हम किसी से अटैच होते हैं तभी हमें दुख होता है, क्योंकि वो हम सभी लोग सभी की फीलिंग्स नहीं समझ पाते। तो हम किसी से अटैच हमें नहीं होना है, ठीक है। फ्रेंड रहना है, किसी से अटैच नहीं हो, अपेक्षा नहीं करना है कि मुझे ऐसी चीज चाहिए थी अभी नहीं मिली, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी मुझे नहीं मिले तो मैं दुखी हो गया, मेरा करियर खत्म हो गया क्या, मेरा लाइफ खत्म हो गई क्या, नहीं ना भाई, और भी है। तो ये चीजें है कि आपको भी पॉजिटिव हमेशा रहना है, मस्त रहना है, फ्रेश रहना है, और एकदम से जीवन को जीना है, या ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसा बोला कि मेहुल भाई ने समझाया कि या ये लाफिंग हंसना क्यों जरूरी है, पॉजिटिव थिंक रखना क्यों जरूरी है। एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि मैंने एक लड़की बात भी सुनी हुई, जैसे कि वीडियो में जो उसने बोला, मैं ऐसा नहीं कि मैं स्पॉट खेल रहा हूँ, मैं स्पॉट का प्लेयर हूँ, ऐसा नहीं बोला, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि स्पॉट रखो लाइफ में, एक स्पॉट गेम रखो। जैसे स्पॉट गेम ना, और योगा मीन्स वो स्पॉट नहीं है, बट आप स्पॉट भी बना सकते हो, जैसे कि खेल वो भी कंपटीशन भी हो सकती है। तो एक स्पॉट गेम रखना है। ये स्पॉट गेम क्यों रखना है, उसका रीजन है कि एक स्पॉट में नहीं ऐसा है, जैसे कि अभी देखो कि 99% मैंने 90% ऐसा लगा जो स्पॉट में कभी भी हार नहीं मानता है, लाइफ से हार नहीं मानता है, क्योंकि उसको वही उसने सीखा हुआ होगा कि मैं कितना भी डाउन हो गया, वो एक वही माहौल पे गया हुआ होगा जिसने उसने कभी भी उम्मीद भी नहीं की वहां पे वो हारा होगा, और वहां से वो उदास होकर बैकअप लेके वो खड़ा हुआ होगा, क्योंकि उसको वो एग्जैक्टली वो हैबिट हो जाती है, एक बार किया, 2 बार किया, ऐसे वो खेल में ऐसे कर रहता है। तो उसका सॉल्यूशन भी ऐसे रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसे ही सॉल्यूशन वो ज्ञान की तरह वो रिएक्ट करेगा। जो नहीं यार उससे कुछ करेंगे यार, छोड़ देते, ऐसा करेगा बिल्कुल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्पॉट एक गेम खेलना जरूरी है। आप यार खेलोगे नहीं तो क्या इतना, आप अच्छा पढ़ो, वर्क कीजिए, बिजनेसमैन बनो, बहुत बढ़िया है। देखो बिजनेसमैन भी मोस्ट ऑफली जो फेमस बिजनेसमैन है ना, वो खेल खेलते हैं, बहुत अच्छा खेल खेलते हैं। वो भी अपने टाइम में भी, स्कूल टाइम में भी खेल में चैंपियन हुए रहे, क्योंकि उसने बिजनेस को समझा, जैसे कि खेल उसने समझा कि वो बहुत डाउन भी हुआ होगा और अप भी हुआ होगा, बट उसने हार क्यों नहीं मानी, वो इंस्पायर हुआ है एक गेम से, कोई भी गेम, और वो अच्छा है, गेम खेलना चाहिए। ओके, तो ये मेरा था वो मीन्स मैंने सुना हुआ था एक वीडियो में, और मैं जैसे कि शेयर किया कि आप सभी को मालूम हो। तो लास्ट वही है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये बोला कि आज सभी जैसे कि नॉलेज दिया आपने ये सब कुछ। सो अभी ये सभी का यही रहा कि मोस्ट ऑफली ये कैसे फॉलो करना है, ये कैसे करना है, जैसे कि मेहुल जी ने भी बताया ये सभी का। सो अभी तो क्वेश्चन तो लास्ट तो नहीं, मोस्ट ऑफली सभी पूरे हो गए, तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी मीन्स योगा के बारे में डिटेल भी चाहिए तो मेरे को और मिस्टर मेहुल भाई जो है वो आपकी आईडी यहाँ पे है, और ये मैं मेंशन कर लूंगा। ओके, तो उससे आईडी पे भी जा सकते हो। और दूसरा एक मतलब बोला कि मेहुल भाई आपकी यूट्यूब चैनल है या ऑफकोर्स है, और यूट्यूब चैनल पे भी आप मेहुल भाई जैसे कि आप बॉडी पोस्टर का डाल रहे, ऐसे थोड़ा ज्ञान का भी डाला कीजिए, तो आपका वही जो सबसे बेस्ट स्किल वही है। जैसे कि मैंने आपको देखा ना, मैंने बताया कि सबसे बेस्ट स्किल आपका यही है, तो उसको मीन्स बाहर निकालो। जैसे कि मेरा मीन्स मेरे को अच्छा क्या लगता है फिजिकली, वो जो बेस्ट स्किल है, तो आपका वही स्किल बेस्ट है, उसको आप बाहर निकालो, बहुत आगे जाओगे। ये सब आपको आगे लेंगे,
बढ़ाएंगे, ये सब बहुत बढ़िया है। मीन्स पब्लिक सब आपको सपोर्ट करेंगे, अच्छे है, मीन्स दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी है, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ले जाएंगे बहुत आगे की जगह। और अच्छा रहा तो कोई ऐसा भी बंदा आएगा जो आपको प्रमोट भी करेगा, जो आपका नॉलेज को प्रमोट करेगा, आपको बुलाएगा वहां जो आप चाहना चाहते, आपने सोचा भी नहीं होगा, वही आपको लेगा। तो आपको वही में यही कह रहा हूँ कि थोड़ा आपका जो प्लस पॉइंट है उसको प्रमोट कीजिए। ओके, आप भी अपने खुद के पेज में लाइव आइए जितना हो सके। और दूसरा यही बोल रहा हूँ कि एनी कोई भी मेंबर को आपको प्राणायाम का, मेडिटेशन का क्लास एंड बिगिनर टू एडवांस भी योगा, ऐसा नहीं है कि मेहुल भाई योगा करे, आप प्रोफाइल पे जाओ, बहुत अच्छा योगा करते हैं, पावर हैंड पावर बहुत खतरनाक है, बेंडिंग बेंडिंग सब कुछ स्ट्रेचिंग में आप देख सकते हो। वो अभी आपने जो देखा ना वो ओनली नॉलेज ही देखा। ओके, सो आप उसका फ्लेक्सिबिलिटी, उसका हार्ड वर्कआउट आप देख सकते हो बिल्कुल। सो ऐसा नहीं है, ऑलराउंडर रहना है। ओके, एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ, ऑलराउंडर रहना है। सो आपको प्राणायाम, मेडिटेशन, बिगिनर टू एडवांस क्लासेस का करना हो, जैसे कि पर हॉर्स 1 घंटा, जैसे मेहुल भाई आप जूम क्लास और पर्सनल क्लास दोनों लेते हैं? यस यस, हाँ, दोनों अवेलेबल है, चालू ही है। हाँ, ओके, तो अवेलेबल है। और ग्रुप क्लास में थोड़ा आप मीन्स हो सके तो जल्दी बता सकते, क्योंकि वो क्लास मेहुल भाई का वही रहता है, क्योंकि ज्यादातर पैक हो जाएगा बाद में, क्योंकि 1 मंथ के बाद होगा। सो हो सके तो जल्दी आप बता सकते हो मेहुल भाई को ग्रुप क्लास के बारे में और पर्सनल क्लास के बारे में। योगा मीन्स प्राणायाम, मेडिटेशन, फिर बेसिक टू एडवांस योगा प्रैक्टिस, कुछ भी के लिए आप मेहुल भाई के प्रोफाइल पे जा सकते हो। ओके मेहुल भाई, अभी इतना रखते हैं। थैंक यू। ओके, 2 घंटे निकाल बहुत थैंक यू सो मच ऑलवेज मिस्टर फ्लेक्सिबल मैन। मैं शायद भाग्यशाली हूँ कि आपका सबसे बड़ा जो ये सेशन रहा जिसमें मैं संलग्न था आपके साथ। अरे यार ऐसा, और आपने भी बहुत सारे अच्छे दिल से बात बताई। उसके साथ साथ जो स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट था, हमारा जो सेशन जिस टॉपिक में था वो भी पूरा का पूरा डिटेल में कवर हुआ। और आप भी अच्छे से, मतलब आपने भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे सबके साथ शेयर करी, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। सभी दर्शक मित्रों का भी बहुत सारा शुक्रिया। वो सबसे मेन है, उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहिए। हाँ, बहुत आपको थैंक यू सो मच एवरीवन। सो वे तो मेरे को ऐसा मत बोलो यार, ये सबको बोलो वो अच्छा है, क्योंकि आप प्रमोट इस सब के हो रहे हैं पब्लिक के कारण। या और पब्लिक मीन्स जो एवरीवन, सभी लोग को भी मैं यही बोल रहा हूँ कि आप ऐसे टैलेंट को ढूंढोगे, समझोगे, तो वो बंदे को भी एक एक्सपीरियंस रहा होगा कि मेरा कुछ सुने, मेरा कुछ जाने, मेरे कुछ मीन्स हो सके कुछ बोलो यार, अच्छा या बुरा बोलोगे तो हमको सीख मिलेगी, अच्छा बोलोगे तो हम मोटिवेट होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो वही मैं चाहता हूँ कि ठीक है। तो मेहुल भाई ऐसे हंसते रहो, खिलते रहो, और हम सब तो है।